नमस्कार। मैं न्यूरोथेरेपिस्ट विवेक कमोदकी आरोग्यम से। हमारा जो क्लास चल रहा है डाइजेस्टिव सिस्टम का, ये पार्ट थर्ड है, जिसमें कि हम हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट एंड में आ रहे हैं, जिसमें हमने अपने कोडिंग कॉन्सेप्ट के साथ हमने डाइजेस्टिव सिस्टम को अलग अलग ट्रैक में देखा। कुछ कहानियों से समझा, कुछ उसकी कोडिंग बनाई। तो अब हम आगे उसके हिसाब से और भी आगे देखने वाले हैं कि हमारा केमिकल कंपोजिशन के हिसाब से बीमारियां आ रही है, तो हमने जो कहानी समझी उस कहानी के हिसाब से हमारा थ्योरी क्या क्या कहता है। तो हम इस पे बात करेंगे। तो उससे हमारे जो पहले परंपरा है गुरु शिष्य परंपरा, हम उस पे बात कर रहे हैं गुरु परंपरा के हिसाब से। सबसे पहले आप सभी लोग शांत होकर अपने दोनों हाथ जोड़कर भगवान धन्वंतरी को प्रणाम करेंगे। भगवान धन्वंतरी के चरणों में हमारा और हम सभी का कोटि कोटि प्रणाम, कि उन्होंने हमें ज्ञान से नवाजा, ताकि हम आज किसी भी फील्ड में हैं और अपने शरीर को स्वस्थ रखने की दिशा में, औरों को स्वस्थ रखने की दिशा में काम कर रहे हैं। इसलिए भगवान धन्वंतरी को सतत नमन। गुरु जी की जय। डॉक्टर लाजपत राय मेहरा जी की, जिन्होंने हमें न्यूरोथेरेपी का बहुत बड़ा ज्ञान दिया और हम उस ज्ञान से अपने आप को, अपने समाज को, अपने समाज में लोगों को स्वस्थ रहने में अपनी सहभागिता निभा रहे हैं। इसलिए गुरु जी को चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्य गुरु जी डॉक्टर लाजपत राय मेहरा जी की जय। हमारे गुरु कुंदन सर, जिन्होंने हमें न्यूरोथेरेपी के ज्ञान से नवाजा, इसलिए कुंदन सर को कोटि कोटि प्रणाम। और हमारे सभी गुरुओं को कोटि कोटि प्रणाम। तो जैसा कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का सेशन चल रहा था और हम जिस चीजों को देख रहे थे, हम उस पे आते हैं। तो उस पे आने से पहले मैं एक चीज यही आप लोगों को कहना चाहूंगा कि अगर आपने कल की क्लास को ध्यान से देखा था, तो आपको आज की क्लास ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी और आप इस चीज पे क्वेरी कर पाएंगे। तो मैं आपको स्क्रीन शेयर करूं जिस चीज में हम देख रहे थे। स्क्रीन आपको दिख रही है? एक मिनट एक मिनट, थोड़ा इशू था। स्क्रीन दिख रही है अभी? चलिए, ओके। तो जैसा कि आपको स्क्रीन दिख रही है, हम टाइमिंग पॉइंट पे बात कर रहे थे। टाइमिंग पॉइंट पे हमने एक बात ये भी कही थी कि टाइमिंग पॉइंट जो हम पैराथायरॉइड ग्लैंड को एक्टिवेट करने के लिए देते हैं, ये ज्यादातर फीमेल्स को दिया जाता है, और जो प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए एज में आती हैं, यानी कि एल्डर एज में होती हैं, तो उन लोगों को टाइमिंग पॉइंट नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये बॉडी में अनवांटेड ग्रोथ की एक्टिविटी को मतलब बनाने का काम करता है, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम को इनहेबिट करने का काम करता है। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम इनहेबिट होगा तो हमारे बॉडी में केमिकल हार्मोन्स के बनने के प्रोसेस भी डाउन होंगे, तो ये इनफर्टिलिटी जैसे कॉजेस में भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इस चीज को ध्यान में रख के ही गुरुजी ने ये चीजें बनाई थी, तो ये चीजें बताई गई थी। तो खास तौर पे आप ये चीजें मैंने कल के क्लास में भी बताई थी, आप ये चीज चाहें तो ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो लोग, यानी जो फीमेल ज्यादातर अगर ब्यूटिशियन करा रही होती है, मेकअप करा रही होती हैं, और अपने चेहरे पे मेकअप वगैरह का काम के साथ मसाज वगैरह ज्यादा कराती हैं, इनफर्टिलिटी आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो दैट्स स्टाइलिंग, मतलब ये ब्यूटिशियन वाले रिपोर्ट, मतलब ब्यूटी डिपार्टमेंट से भी रिलेटेड होता है। अब इससे आगे हमने ये चीज बताया था कि अगर हमारा खाना जो हमारे टॉन्सिल के पास नीचे जो हम आते हैं, टॉन्सिल के नीचे एपिग्लॉटिस का पार्ट है। एपिग्लॉटिस का पार्ट जो है वो फूड पाइप और विंड पाइप दोनों को डिफरेंशिएट कर रहा होता है। दोनों डिफरेंशिएट करता है, तो उसमें कोई भी खाना अगर अटक रहा होता है तो हमें ठसका आती है, मतलब एयर वाला पाइप अंदर से खाने को बाहर फेंकने की कोशिश करता है कि तुम अंदर मत आना। तो वहां पे हमें ठसका लगता है, तो उस जगह पे हम नाइन मेडुला का ट्रीटमेंट देकर भी अपने ठसका को ठीक कर सकते हैं। रिमेन उससे हम आगे आएंगे। ये चीजें हमने देखा था, नाइन मेडुला इंटू थ्री का ट्रीटमेंट था। इसके बाद था खाना हमारा एसोफेगस में जाता है, यानी कि एसोफेगस मतलब लंबा वाला फूड पाइप। फूड पाइप से नीचे आता है, और वो फूड पाइप से आगे जाने के लिए वेव्स चलता है। फूड पाइप्स में जब आता है एसोफेगस में, तो वहां वेव्स चलता है, जिससे खाना धीरे 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 आगे की ओर बढ़ता है। डायरेक्ट नहीं आता कि ऊपर से डाले तो स्लाइटली गिर गया। फूड पाइप के अंदर भी छोटे 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 रिंग्स जैसे सर्कल होते हैं, जिससे खाना धीरे धीरे उससे होते हुए स्लो डाउन होते हुए नीचे आता है। और जब पेरिस्टोलसिस मूवमेंट होता है, तो पेरिस्टोलसिस मूवमेंट से वो कार्डियक इंस्फिंक्टर के पास आता है। एनीवन कोई बताएगा इस कार्डियक इंस्फिंक्टर को भी मैंने एक कोटिंग दी थी आपको, ये कार्डियक इंस्फिंक्टर को मैंने किस चीज से कोरिलेट किया था?
एनीवन, कोई भी अनम्यूट करके आप चाहें तो बिल्कुल बता सकते हैं। एनीवन, कोई भी। मैंने कार्डियक इंस्फिंक्टर को किसी एक चीज से कोरिलेट किया था, ध्यान में है आपको? मैंने कल ये चीज जब पढ़ाई थी तो मैंने ये चीज़ पूछा था कि ये ध्यान में है आप लोगों को, तो आपने बोला हाँ समझ में आ गई। अच्छी बात थी। लेकिन उस चीज तो वो चीज तो अभी आपको पता होनी चाहिए। अगर समझ में बात आई, अगर आप राइट डाउन करते हैं ना, तो ये चीज यही होता है कि वो आपके बैक ऑफ में, मतलब बैक ऑफ ब्रेन के पास स्टोर होती है, तो वो याद होती है। इसलिए पिछले वाली क्लास को रिवाइज करा कर आगे मैं पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। कार्डियक इंस्टिंक्टर जो है ना, मैंने उसको पेट को एक मिक्सी बनाया था, और मिक्सी के ऊपर वाले ढक्कन को मैंने कार्डियक इंस्टिंक्टर बनाया था। आपको ध्यान में होगा तो ये चीज बात आपको याद वापस आ जाएगी। नीचे वाला जो इंस्टिंक्टर था, जिसको पैलोरिक इंस्टिंक्टर बोलते हैं, उसको मैंने मिक्सी का बॉटम जार बनाया था, ताकि ये दोनों लॉक रहेंगे तो पेट के अंदर खाना अच्छे से पचेगा, यानी मिक्सी के अंदर खाना अच्छे से, जो हल्दी हमने पीसी थी या जो चीज हम पीस रहे हैं, वो अच्छे से पचेगा। सही बात है? ये चीज किसी को ध्यान में है? अगर है तो अनम्यूट करके बता सकते हैं। जी सर। ओके। तो अब इससे हम आगे आते हैं। जब हमारा खाना स्टमक में आता है तो यहाँ पर एक खास बात होती है कि शरीर में जितने भी द्वार है और गेट हैं, वो दो तरह के होते हैं। मैंने ये चीज पहले भी बताई थी, अभी भी वही चीज आ रही है। शरीर में जितने भी गेट होते हैं ना, वो सारे के सारे गेट अंदर बाहर दोनों तरफ से खुलते हैं, लेकिन वाल्व एक तरफ से खुलता है। अब यहाँ पे ट्रीटमेंट आ रहा है, इसलिए जो लोग आज की क्लास मिस करेंगे वो तो उनके लिए लॉस होने वाली ही बात है। अगर गेट हमारा दो है जो स्फिंक्टर के रूप में है, और एक वॉल्व जो है वो दूसरा है, दूसरा है कि वो वॉल्व एक ही तरफ खुल सकता है, दूसरे तरफ नहीं खुल सकता, लेकिन गेट आगे पीछे दोनों तरफ से खुलता है। अब वॉल्व एक तरफ खुलता है तो कार्डियक इंस्फिंक्टर जो ऊपर की ओर है ना, उसमें कार्डियक इंस्फिंक्टर जो है उसमें ऊपर की ओर है, तो कार्डियक इंस्फिंक्टर की ओर ब्लड सप्लाई बढ़ाने के लिए न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट जो होता है वो वन गैस ओनली 6 पॉइंट होता है। वन गैस ओनली 6 पॉइंट का जो हम ट्रीटमेंट देते हैं, वो कार्डियक इंस्फिंक्टर से लेकर पैलोरिक इंस्फिंक्टर तक पेट को एक्टिवेट करता है। मतलब हम गैस ओनली को जो 3 पॉइंट में दे रहे होते हैं, उसे हम 6 पॉइंट में डिस्ट्रीब्यूट करके दे रहे हैं, मतलब ऊपर टॉप से लेकर नीचे तक। मतलब पेट के सारे हिस्से को हम एक्टिवेट कर रहे हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक के हिस्से में। जब पेट का ऊपर से हिस्सा जब एक्टिवेट होना शुरू होगा, तो पेट का सबसे ऊपर वाला टॉप वाला जो हिस्सा है, वो कार्डियक इंस्फिंक्टर होता है। इसलिए कार्डियक इंस्फिंक्टर के पास ब्लड सप्लाई बढ़ाने के लिए हम वन गैस ओनली 6 पॉइंट देते हैं। ये चीज थी। होपफुली आपको ये चीजें क्लियर हो गई होगी। अब इससे हम आगे आते हैं। अगर आपको नई चीजें क्लियर आ रही है तो ये चीजें आप चैट बॉक्स में लिख कर डाल सकते हैं। लास्ट में हम इस चीज को कवर करेंगे। हम आज सर की यही क्लास को पूछूं। थोड़ा हम आज की क्लास को थोड़ा जल्दी बाइंड अप करने की कोशिश करेंगे। बताइए, अनिल जी आप कुछ पूछना चाह रहे थे? आंसर में ही पूछ रहा था, जो कार्डियक ये अभी आपने बोला कार्डियक स्फिंक्टर के लिए गन गैस ओनली 6 पॉइंट देते हैं, तो उसकी जरूरत क्या पड़ती है, मतलब वहाँ पे कार्डियक किस इंस्टिंक्टर कंडीशन की में उसकी जरूरत। जरूरत पड़ती है? अब अनिल जी, आपने क्लास को अगर ध्यान दिया होगा तो मैंने कल के क्लास में भी इस चीज को आपको इंडिकेट किया था एज अ कोडिंग। जब तक मिक्सी का जार ऊपर से लॉक नहीं होगा, वो मिक्सी का जार का ढक्कन, तो क्या आप मिक्सी के अंदर सारी चीजें पीस पाएंगे? नहीं। ठीक, हाँ मतलब वो तो जब याद भी, है मेरे को। हाँ, तो जब भी अगर आपका कार्डियक इंस्टिंक्टर अच्छे से लॉक नहीं होगा, तो अंदर जो एसिड में खाना पच रहा है ना, उसकी रिफ्लेक्शंस आपको बार बार आनी शुरू हो जाएगी। ओके मतलब ओके, खाना ठीक है खाया ठीक तो जलन आ रहा है, ये लोगों की मेंटेलिटी दिखेगी आपको। मतलब यही है कि उनका कार्डियक इंस्टिंक्टर सही से लॉक नहीं कर रहा है, जिसके कारण अंदर उनके पेट का एसिड खाने को नहीं पचा रहा है, वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, लूज है।
तो उस जगह पे वन गैस ओनली तो उस 6 पॉइंट का कंडीशन, ट्रीटमेंट देंगे तो वो एक्टिवेट हो जाएगा, ब्लड सप्लाई बढ़ेगी, वो अपने आप को हील करेगा, तो खाने में आपको गैस में आराम आ जाएगा। तो एक ही ट्रीटमेंट से हो जाएगा ठीक, मतलब, या इसको इनटू 2 या 3 बार भी करना पड़ेगा? वन गैस ओनली 6 पॉइंट माइल्ड ट्रीटमेंट है। इस माइल्ड मैं ट्रीटमेंट वही। को आप 1 या 2 मिनट के गैप पे, 1 या 2 मिनट के गैप पे इसको आप रिपीट कर सकते हैं। अगर किसी को बहुत ज्यादा एसिडिटी बनी हुई है तो इसको आप 6 बार तक रिपीट कर सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू। या ओके। अब स्टमक के अंदर जो गैस्ट्रिक जूस है ना, उसमें 4 चीजें आ रही है। पहला, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसमें कि हिस्टामाइन, गैस्ट्रिन, एसिटल कोलाइन ऑलरेडी है। इन 3 चीजों का HCl पे भी मैंने कोडिंग बताई थी, H4 हिस्टामाइन, C4 एसिटल कोलाइन और L4 गैस्ट्रीन। मैंने ये इंडिकेशन किया था कि L को हम, जो L ऐसे लिखा हुआ है इसको हम ऊपर ले जाकर G बना सकते हैं, तो फिर वो गैस्ट्रीन बन जाएगा। तो इसका अगर एसिड नहीं बन रहा है सही से, तो उसके लिए स्पेसिफिक HCl ट्रीटमेंट अलग से दिया जाता है, जिसमें कि हम एसिटल कोलाइन, हिस्टामाइन और गैस्ट्रीन बनाते हैं। एसिटल कोलाइन बनाने के लिए ट्रीटमेंट 15 मेडुला यूज होता है। हिस्टामाइन बनाने के लिए भी ट्रीटमेंट यूज होता है, वो गैस, जब हम नफा का प्रोग्राम करेंगे तो उसमें ये सारे फॉर्मूले डिकोड करेंगे। गैस्ट्रिन बनाने के लिए भी फॉर्मूले में यूज होता है। एसिटल कोलाइन के लिए ज्यादातर इसलिए यूज होता है क्योंकि एसिटल कोलाइन एक न्यूरो के रूप में काम करता है, बाद बाकी ये न्यूरो नहीं है। न्यूरो इसलिए नहीं है क्योंकि हिस्टामाइन पेन किलर है, ये एक केमिकल बन के बाहर निकलता है, तो जिसको एसिटल कोलाइन डिटेक्ट कराता है बॉडी में कि ये पेन क्रिएट करा रहा है। वीमेन गैस्ट्रिन भी है। अब आते हैं उससे आगे, क्योंकि आज की क्लास हम ऑलरेडी थोड़े डिले हैं, तो थोड़ा फास्ट हम करना चाहेंगे, लास्ट में आपके क्वेश्चन आंसर भी लेने हैं इसलिए। सेकंड, इंट्रिंसिक फैक्टर। तो इंट्रिंसिक फैक्टर मैंने बताया था बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, ऑलरेडी इंटरेस्टिंग इसलिए भी है क्योंकि ये हमारी बॉडी से गोल्ड को निकाल के बाहर करता है। गोल्ड को मतलब हमने सोने को दिया था V12 का नाम गोल्ड को, तो ये इसको निकालने का काम करता है। अगर वो नहीं निकलेगा तो हमारे सारे बॉडी में नर्व की कोटिंग जो हो रही है, वो नर्व की कोटिंग खराब हो जाएगी, यानी हमारा नर्व टूट जाएगा, ये चीज। तीसरा है पेप्सिनोजेन। पेप्सिनोजेन मतलब पेप्सी पियेंगे तो प्रोटीन पचेगा, मैंने एक छोटा सा लाइन यूज किया था बचपन में, हमने ये चीज देखी थी इसलिए। मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड का पीएच वैल्यू 3 से नीचे आएगा तभी ये प्रोटीन को पचा पाएगा, अदरवाइज हमारा प्रोटीन नहीं पचेगा। दैट मीन्स कि अगर आपके द्वारा खाया हुआ खाना है तो पालक के पत्ते हो, भिंडी के बीज हो, टमाटर के छिलके हो, वो अपने एज इट इज फॉर्म पे बाहर आ जाएंगे आपके स्टूल के थ्रू। इसलिए गुरुजी कहते थे कि भोजन के बीच में पानी नहीं पीना चाहिए, वरना जो पीएच वैल्यू है एसिड का वो नीचे नहीं जाएगा, मतलब वो गाढ़ा नहीं होगा, कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होगा। इसलिए अधिकतर व्यक्तियों के मल में आज अनपचा खाना दिखता है, टमाटर का छिलका, मटर का छिलका, भिंडी के बीज, यही। और ये यूडीएफ ही सबसे बड़ा जड़ है। इसलिए ज्यादातर लोगों को जब आप ट्रीटमेंट करें, कोई भी बॉडी का ऑर्गन आप डायग्नोस कर रहे हैं, अगर उनको गैस ओनली का पेन मिल रहा है तो सबसे पहले उनको यूडीएफ ट्रीटमेंट दीजिए, उनको बहुत अच्छा लगेगा। ये चीजें हैं। लेकिन यूडीएफ ट्रीटमेंट अगर आप दे रहे हैं और पेशेंट को बहुत हैवी वाला क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन भी हो रखा है, तो उससे बेटर है कि पहले पेशेंट का क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन दूर कर दीजिए, यानी कि LSTF, एसिड ट्रीटमेंट, राउंड नॉर्मल वगैरह ट्रीटमेंट आप दे दीजिए। क्योंकि वो जब तक क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन नहीं निकलेगा ना, तो हम इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड को अगर यूडीएफ ट्रीटमेंट देने का अगर कोशिश करेंगे, तो वहां पेशेंट को भूख लगेगी, भूख लगेगी तो पेरिस्टॉल्सिस मूवमेंट कमजोर होने के कारण कॉन्स्टिपेशन पे उसका प्रेशर पड़ेगा। इसलिए बेटर है कि हम उसको पहले कॉन्स्टिपेशन रिलीज कराएं, देन यूडीएफ ट्रीटमेंट दें। तो ये चीजें भी आएगी आपके सामने, इस चीज का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, चौथा जो चीज था वो म्यूकस, मैंने बताया था म्यूकस हमारे पेट के अंदर की लेयर है। ये म्यूकस जो है वो पेट को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से प्रोटेक्शन देने का काम करता है, इसलिए ये म्यूकस ट्रीटमेंट है। अगर म्यूकस शरीर में हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो पेट के अंदर होता है, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से पेट की रक्षा कर रहा है, अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत ज्यादा हो जाए और म्यूकस की लेयर टूट जाए, अगर म्यूकस की लेयर टूट जाए तो पेशेंट को एसिड की प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, और एसिड की प्रॉब्लम बढ़ जाएगी तो उसके लिए हम एसिड ट्रीटमेंट देते हैं। मतलब ब्लड की एसिडिटी को कम करने के लिए एसिड ट्रीटमेंट देते हैं। अब इस एसिड ट्रीटमेंट के साथ आप अगर ऐड करना चाहें तो 2 PAN into 6 भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि 2 PAN into 6 बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम को स्लो डाउन करता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम जब स्लो डाउन होगा तो वहां पर
एसिड भी घटेगा। इसलिए एसिड ट्रीटमेंट उस केस में जिस केस में अल्सर बनता है, पैप्टिक अल्सर बनता है या फिर डिड्यूनम में अल्सर बनता है, तो उन सब चीजों में एसिड ट्रीटमेंट देना बहुत जरूरी होता है। और 2 पेनिटोसिस देने से पेशेंट को बहुत रिलीफ होता है। ठीक है। आमाशय में यानी कि पेट में अगर खाना गया तो भोजन का कलर चेंज होना चाहिए। अगर भोजन का कलर चेंज नहीं हुआ, दैट मीन्स आपके पेट में एसिड सही से नहीं बन रहा है। इसलिए यूडीएफ आपको आएगा, और यूडीएफ आएगा तो आपको यूडीएफ का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। जब पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो जाता है, पेट में बनता है, उसमें अगर खाना जा रहा है तो वो कलर चेंज होगा। सिंपल सी बात है, अगर नॉर्मल आदमी है, अगर वो पालक की सब्जी खा रहा है या भिंडी की सब्जी खा रहा है, तो भी उसकी पॉटी हरे रंग की नहीं होती जब तक वो मतलब बहुत हैवी क्वांटिटी में ना ले ले। सिंपल, हम ऐसे भी जनरली अगर चावल और पालक के साग या पालक दाल में डालकर खाते हैं या पालक की सब्जी बनाकर खाते हैं, तो हमारा नेचुरल जो खाना होता है पालक का, वो हमारा पॉटी का कलर बिल्कुल हरा नहीं हो जाता। क्योंकि वो पेट की एसिड में जाने के बाद वो हरा रंग जो होता है ना, वो कलर चेंज हो जाता है। और बाद में हमारे स्टूल पे थोड़ा बहुत माइनर सा आता है। लेकिन अगर हमारा स्टूल ही कंप्लीट हरे हरे जैसा होने लग जाए, मतलब हमारे पेट की एसिड बिल्कुल काम नहीं कर रही, तो वहां पहले एसिड ट्रीटमेंट बनाएंगे हम पेट का, यानी कि पेट की एसिड बढ़ाएंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ट्रीटमेंट देंगे। अब जब खाना हमारा पेट के अंदर पच जाता है ना, तो पेट के अंदर जो दीवार में जो पाइलोरिक स्फिंक्टर नीचे की ओर है, वो खुलता है। और वहां जब खुलता है तो लिक्विड थोड़ा सा बाहर निकलता है, एक ही बार सारा नहीं निकल जाता, क्योंकि एक ही बार अगर सारा निकल गया ना, तो ऑलरेडी पेट के अंदर एसिड वाला हिस्सा है ना, वो जैसे ही ड्यूडेनम में टकराएगा, ड्यूडेनम में अल्सर हो जाएगा। ये चीज होती है। और जो छोटा छोटा पार्ट जैसा निकलता है ना, एक चम्मच के रूप में निकलता है, तो जो चम्मच है, सी से चम्मच, सी से चाइम, आप ऐसे लिख सकते हो। चम्मच चाइम, मतलब एक चम्मच के बराबर मात्रा में चाइम निकलता है, काइम निकलता है। वो खाना जो होता है वो एक बाइट के रूप में होता है, जिसको बॉडी फिर ठंडा करती है, फिर निकलता है, फिर ठंडा होता है, फिर निकलता है, फिर ठंडा होता है, ऐसा। जब विजनम में निकलता है तो यहाँ पे कैल्सिटोनिन और सेक्रेटिन नाम के 2 हार्मोन बनते हैं, जिसका काम, पहला काम, पाइलोरस को बंद रहने के लिए संदेश भेजता है। मतलब नीचे पाइलोरिक स्फिंक्टर जो है ना, अगर वो निकल गया, तो कोलिसिस्टोकैनिन और सेक्रेटिन नाम के हार्मोन है, ये बोलते हैं कि पहले उसको बंद करो, थोड़ा सा पार्ट आ गया है, पहले इसको ठंडा करेंगे उसके बाद भेजना। एक तो मैसेज दे देता है। दूसरा, काइम में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, सोडियम बाइकार्बोनेट निकालने के लिए पेनक्रियाज को कहता है और लीवर को कहता है कि आप अपना येलो बाइल भेजिए, ताकि वो न्यूट्रलाइज हो। तो सोडियम बाइकार्बोनेट बनाने के लिए हम 8 पैन देते हैं। एकदम परफेक्ट है, सोडियम बाइकार्बोनेट बनाने के लिए 8 पैन देते हैं। बट बट सोडियम बाइकार्बोनेट बनाने के लिए बुक में जो पुराने ऑथेंटिक फॉर्मूले हो रहे थे, उसमें 5 पैन भी यूज किया गया था। तो 5 पैन भी आप यूज कर सकते हैं, जिसमें कि सोडियम बाइकार्बोनेट बनते हैं। दोनों कंडीशन में है। 5 पैन दे के भी आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं, 8 पैन दे के भी कर सकते हैं। अभी रिसेंट में नए में जितने फॉर्मूले बन रहे हैं, सब में 8 पैन यूज हो रहा है। अब अनिल टाइम शर्मा में, में हम 5 पेन देते हैं। हाँ, अनिल शर्मा में 5 पैन देते हैं। पहले जो नॉर्मल अजय नॉर्मल जो फर्स्ट फॉर्मूला बना था ना, उस नॉर्मल अजय नॉर्मल में 8 पैन नहीं था, वहां पे 5 पैन ही था। बाद में फिर उसको मॉडिफाई करके 8 पैन किया गया था। काइम जो हमारे पेट से निकल के बाहर आता है ना, उसमें पैनक्रियाज से 3 एंजाइम आते हैं। पहला एंजाइम आता है पैनक्रियाटिक एमाइलेज, ट्रिप्सिनोजेन तथा लाइपेज, ये आते हैं। और इन सब के लिए 5 पैन दिया जाता है। ये भी यहाँ पे ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन है। लेकिन पहले जितने फॉर्मूले यूज होते थे, गुरुजी ने धीरे धीरे जब इसको चेंज किया, बनाया, अच्छा किया, मतलब अपडेट किया, तो फिर बाद में 8 पैन ऐड हुआ। 5 पैन डाइजेस्टिव एंजाइम के लिए एक्टिवेट करने के लिए गुरुजी ने रखा। इसलिए अरिल थर्मा ट्रीटमेंट में जितने भी फॉर्मूले बने हैं ना, फर्स्ट में 5 पैन यूज हुआ है, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम को एक्टिवेट पहले किया गया है। तो ये चीज उसमें भी है। अब जब पैनक्रियाज और लीवर ने अपने केमिकल भेज दिए, तो बच गया गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर जब बच गया, तो गॉल ब्लैडर अपना ग्रीन वाइल भेजेगा। ग से गॉल,
ग से ग्रीन। छोटे छोटे कोडवर्ड आपको मिलते जाएंगे, अगर ये कोडवर्ड अगर आप लिखेंगे ना, कोडवर्ड को हाईलाइट भी करेंगे ना, तो आपको अच्छे से याद रहेगा। गॉल ब्लैडर से ग्रीन बाइल निकलता है, और ये ग्रीन बाइल जो निकल रहा होता है ना, ये आपकी बॉडी में फैट को डाइजेस्ट करता है। जब तक ये सारा प्रक्रिया पूरा नहीं हो जाता है, मतलब डिडनम पे ये सारा काम नहीं हो जाता, तब तक जेजुनम में, मतलब आगे जाने के लिए रोक दिया जाता है काइम को। मतलब काइम आगे की ओर तब तक नहीं बढ़ सकता जब तक उसको न्यूट्रलाइज ना किया जाए, क्योंकि वो एसिड से आ रहा है। एसिड से आ रहा है मतलब उसके अंदर, मतलब गर्माहट ज्यादा लगी हुई है, और गर्माहट को ठंडा नहीं करेंगे तो डिडनम तो जलेगा ही। और डिडनम नहीं जल रहा है तो उसके साथ साथ वो आगे जेजनम को भी जलाएगा, इसलिए जेजनम में जाने से पहले उसको ठंडा किया जाता है। मतलब उसको गर्माहट जो एसिड की है उसको न्यूट्रलाइज किया जाता है। अब उसके बाद आता है कोलेसिस्टोकैनिन और सिट्रोकिनिन बनाने के लिए। तो कैलोस कोलेसिस्टोकैनिन बनाने के लिए कोल्ड ट्रीटमेंट, सिट्रोकिनिन बनाने के लिए भी ट्रीटमेंट यूज किया जाता है। ये ट्रीटमेंट इन दोनों में है, दोनों ट्रीटमेंट को कंबाइन करके यूज किया गया है। कोल्ड ट्रीटमेंट जो है इसमें 10 मेडुला, 6 गैसाई, 3 गॉल। तो इस चीज में जो फॉर्मूला यहाँ पे यूज किया गया है, मैं इसको डिकोड अभी कर दे रहा हूँ यहाँ पे ही। 10 मेडुला डाइजेस्टिव सिस्टम के ट्रैक को एक्टिवेट एक बार में करता है। 10 मेडुला डाइजेस्टिव सिस्टम के पूरे ट्रैक को एक्टिवेट करता है, असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन एंड डिसेंडिंग कोलन, मतलब वो टोटल इंटेस्टाइन को एक्टिवेट करता है, लार्ज इंटेस्टाइन को छोड़कर। ये तो 10 मेडुला था कि डाइजेस्टिव सिस्टम के ट्रैक को एक्टिवेट किया, और 6 गैस आई दिया, मतलब गैस आई मतलब पूरे गैस आई, यानी कि हमारा इंटेस्टाइन को हमने पूरा एक्टिवेट किया। जब हमारा पूरा इंटेस्टाइन एक्टिवेट हो जाएगा, यानी कि ड्यूडेनम से लेके जेजनम और इलियम तक एक्टिवेट होगा, तो जो हमारा काइम आ रहा है ना, उसको करने के लिए आगे जगह अच्छा मिलेगा। जगह अच्छा मिलेगा, देन फिर जो काइम है उसको गॉल के थ्रू न्यूट्रलाइज किया जाता है, यानी कि गॉल ब्लैडर जो ग्रीन बाइल बना रही होती है, ग्रीन बाइल हैवी कॉन्सेंट्रेट होता है, जिसके कारण वो फैट को डाइजेशन को डाइजेस्ट करता है। मतलब अगर आपकी बॉडी में खाए जाने वाले खाने में कोई भी ऑयल है किसी भी तरह का, और वो अगर अच्छे से डाइजेस्ट हो रहा है, तो आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल भी अच्छा बनेगा। और बॉडी में बनने वाला कोलेस्ट्रॉल शरीर के लिए भी जरूरी होता है, क्योंकि वो कोलेस्ट्रॉल शरीर को रिपेयरिंग करने में काम आता है। और ये कोलेस्ट्रॉल ही होता है जो रिपेयरिंग करते करते एक समय पे शरीर के अंदर ब्लॉकेज भी क्रिएट करता है। इसके बारे में कोई बताएगा कैसे होता है? क्योंकि इस पे मैं अभी आपको कोडिंग देने वाला हूँ। एनीवन, कोई जो आपको अच्छा सर लगे आप बता सकते ट्राइग्लिसराइड ज्यादा बढ़ जाने के कारण प्रॉब्लम आती है सर, ब्लॉकेज। हैं। वही तो पूछ रहा हूँ, कैसे होता है वो? सिंपल सा सिंपल लॉजिक में समझेंगे। क्योंकि मैंने जो चीजें बताई है ना, वो मैं अपने नॉर्मल, मतलब आपके एटमोसफेयर में जो चीजें हो रही है आपके फिजिकल एक्टिविटी में, मैं उस पर बात कर रहा हूँ। कैसे ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाता है और यही सर कोलेस्ट्रॉल बढ़ बाहर की जाता है। चीजें, हाँ सर बाहर की चीजें खाना, जैसे बाहर के जैसे समोसे वगैरह, ये सब चीजें हैं, तली हुई चीजें लेना, बैड कोलेस्ट्रॉल सर मेरे हिसाब से इससे ज्यादा बढ़ता है। दीपक सर कश्यप जी, ट्राइग्लिसराइड दीपक सर कश्यप जी, पहली बात मैं आपको बता दूं, मैंने ये नहीं पूछा कि क्या खाने से बढ़ जाता है, मैं बोला कि अगर कोलेस्ट्रॉल अंदर बढ़ जा रहा है तो ये ब्लॉकेज क्रिएट कराएगा। इस पे आप क्या थॉट सोचते हैं, अपना आपकी थॉट क्या है, मैं ये पूछ रहा आपसे। सर सर ग्रीन बाइल जो ज्यादा अगर सीक्रेशन नहीं होगा प्रॉपरली जितना जरूरत है, तो फैट जो है वो उसी कंडीशन में रह जाएंगे। हम्म। तो वो ट्राइग्लिसराइड के रूप में या बैड कोलेस्ट्रॉल के रूप में एक्यूमुलेट होता रहेगा बॉडी में, नर्व्स के बीच में। तो हम्म। इसीलिए ग्रीन बाइल या गॉल ब्लैडर को प्रॉपर फंक्शनिंग होना जरूरी है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ क्या कॉमन सा एकदम सिंपल का कॉन्सेप्ट। अगर घर की कोई दीवार जहां पे सीपेज कर रही है, तो क्या पूरी दीवार तोड़ के नया दीवार बनाएंगे? या जहां पे सीपेज हो रही है उस जगह के हिस्से से थोड़ा सा और बड़ा उसको क्रैक जो हो रहा है उसको तोड़ेंगे और वहां पे सीमेंट को प्लास्टर लगाएंगे। सही है। हाँ अगर फिर से उसी जगह पे लीकेज होना शुरू हो गया, अरे छूट गया था, लास्ट में थोड़ा सा और बड़ा करते हैं फिर उसको लगाते हैं, दोबारा लगाएंगे,
फिर होगा, फिर तीसरी बार लगाएंगे, तो क्या दीवार की सतह जो पहले एक बार बनी थी वो ऐसे बनी के बनी रह जाएगी? उसके चलते साइड की भी दीवार कमजोर होगी, क्योंकि वो जब टूट रही है तो उसका झटका दूसरी दीवार के एज पे भी पड़ रहा है। सही है। जी हाँ। ठीक इसी तरह से जब हमारी बॉडी में ब्लॉकेज कहाँ होते हैं, पहली बात आप ये बताओ। एनिमल से ब्लॉकेज तो बताओ, नर्व में रहते कहाँ पे होते ब्रेन हैं में, हार्ट ब्लॉकेज? में, हार्ट में आर्टरीज होते हैं। होते हैं। नर्व्स के। तरुणा जी ने परफेक्ट आंसर दिया कि ब्लॉकेज आर्टरीज में होती है। ब्लॉकेज आर्टरीज में ही होती है। क्यों आर्टरीज में होती है? क्योंकि आर्टरीज में ब्लड का प्रेशर ज्यादा होता है, हमारे वेन में नहीं होता। वेन में ब्लड बॉडी से हार्ट की तरफ जाता है, आर्टरीज से हार्ट से बॉडी की तरफ आता है। आर्टरीज में प्रेशर ज्यादा होता है। जब अंदर प्रेशर ज्यादा होगा तो आपको ध्यान में होगा, मैंने क्लास में एक बार कोडिंग आपको सिखाई थी कि जब आप गमले से पानी में, मतलब पाइप से गमले में पानी डालेंगे ना, तो जहां पे पानी गिरेगा उस जगह की मिट्टी में गड्ढा हो जाएगा। सिंपल, आप नॉर्मल पानी खोल के पाइप से भी रख दो तो जिस जगह पे पानी गिर रही होगी मिट्टी पे, वहां पे मिट्टी पे गड्ढे हो जाते हैं। मतलब ब्लड जो हमारी हार्ट से निकल रहा है बाहर एज ए हाई स्पीड प्रेशर में, तो वो जिस वाल पे टकरा रहा है उस वाल के एज पे वो तोड़ेगा या नहीं तोड़ेगा, आप ये बताओ ना। उस वाल के एज को प्रेशर देगा तो ये टूटेगा या नहीं टूटेगा? टूटेगा। वाल जो है, वाल का ये एज जो है, ये एज टूटेगा, सिंपल सी बात है, क्योंकि इस पे प्रेशर बहुत ज्यादा पड़ रहा है, ये टूट रहा है। अगर ये टूटेगा तो इसको रिपेयरिंग कौन करेगा? रिपेयरिंग करने के लिए कोलेस्ट्रॉल आएंगे। कोलेस्ट्रॉल अगर आएगा, आपकी बॉडी का अच्छा कोलेस्ट्रॉल है, गुड कोलेस्ट्रॉल है, हेल्दी कोलेस्ट्रॉल है, तो इसको अच्छे मेंटेन करके निकल जाएगा चुपचाप, पता नहीं चलेगा किसी को। लेकिन अगर वही गंदा वाला कोलेस्ट्रॉल है जो आपका खाना खाया हुआ फैट सही से नहीं पचा पा रहा है, तो बैड कोलेस्ट्रॉल बनेगा, और ये बैड कोलेस्ट्रॉल जब इसकी ओवरलैपिंग करेगी ना, तो वो फूल के कचौड़ी जैसा अपने लाल हो जाएगा, मतलब ब्लॉकेज को बढ़ाएगा। इससे जब ब्लॉकेज आना शुरू होता है ना, तो डॉक्टर बोलते हैं बाहर का ऑयली फूड मत खाइए, क्योंकि वो ऑयली फूड आपकी बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल बनाते हैं। लेकिन डॉक्टर कभी भी आपको घर में बनी हुई सरसों तेल की सब्जी खाने के लिए मना नहीं करते हैं, क्योंकि आपके घर में बनने वाले सरसों तेल की सब्जी, सरसों का तेल जो आता है वो ज्यादातर प्योर आता है। डॉक्टर सरसों तेल की सब्जी मना नहीं करते, लेकिन रिफाइंड तेल खाने के लिए मना कर देते हैं। मेरी बात गलत है या सही है? आप लोग सारे लोग बताइए, इस बात पे तो अनम्यूट सही है कीजिए। सर। सही है सर, परफेक्ट है। और और किसी को ये बात समझ में आई? एनीवन? अनम्यूट करके तो बोलो आप लोग। विश्व प्रकाश सर, जी सर, बात करें। विश्व प्रकाश सर आवाज आ रही है? जी सर बिल्कुल। हाँ। तो सर मैंने जो छोटा सा एग्जांपल जो मेरे माइंड कॉन्सेप्ट में गुरुजी की कृपा से ध्यान में आया, मेरा ये एग्जांपल सही है? आपको क्या लगता है सर? बिल्कुल सही है सर। एग्जाम्पल बिल्कुल सही सही लिया आपने। और मैं भी यही यही पेशेंटों को भी ना समझाता हूँ मैं। बिल्कुल। जो तो आपने ये जो, एग्जाम्पल दिया ना, बिल्कुल यही एग्जाम्पल समझाता हूँ मैं पेशेंटों को भी। बिल्कुल बिल्कुल सर। और ये एग्जांपल सर, मैं यहाँ जितने मीटिंग में लोग जुड़े हैं ना, ये तब इनके मन में थोड़ी सी ये भी बात आएगी, ये एग्जांपल शायद मैंने आपसे पूछा होगा, कभी आपने बताया होगा। आपने मेरे को बताया है क्या ये एग्जांपल? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सारी की बिल्कुल नहीं। सारी बातें ना पीछे बैठे हुए गुरुजी की मुस्कान से याद आती है, जो कुंदन सर ने पढ़ाया और जो मैंने जब कंसंट्रेट किया तो ये सारी चीजें आती ये है। जो एग्जाम्पल है ना, ये एग्जाम्पल ले मैन की भाषा में ना बात करो तो सिंपल सा एग्जाम्पल है जो किसी को बहुत जल्दी समझ में आनी चाहिए। अब हाँ। इसकी मेडिकल टर्म में बात करा तो बहुत कुछ बातें कर सकते हैं, लेकिन ये सिंपल भाषा में ये समझाने के लिए बहुत अच्छा तरीका है, इसीलिए मैं भी पेशेंटों को ऐसे ही बात करके समझाता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो मेरा भी आप सबसे यही कहानी कहना है कि इस सब चीजों के कॉन्सेप्ट जो मेडिकल टर्म पे इतनी बड़ी बड़ी चीजें बनती है ना, कि आर्टरीज के जो वॉल्व है, वॉल्व के इस सेल के इपिथेलियम सेल टूटे, इपिथेलियम सेल टूटने के बाद उसके नर्व में कंप्रेशन आया,
नर्व फटी, मसल्स के टीयर हुए, मसल्स टीयर आने के बाद उसके नर्व डैमेज हुए, देन फिर जाकर आर्टरीज वहां पे कमजोर हो गई, तो वहां पे बाईपास आर्टरी बनी। बाईपास आर्टरी बनने के बाद जो आर्टरी पहले फटी उसको रिपेयर होने का टाइम मिला, उधर बना तो इधर का हाई ग्रेविटी बन गया, फिर उसको ओवरलैप करने के चक्कर में इधर ओवरलैप किया बॉडी में, तो फिर जाकर ब्लॉकेज बन गया। अब ये चीज आपके समझ में आई होगी, मुझे लगता है पार कर गई होगी ऊपर से। लेकिन वो पानी डाल के मिट्टी को गड्ढा करके बनाने वाला चीजें आपने हमेशा देखा होगा, तो वो चीजें याद आती है। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जो चीजें बताऊँ ना, आपके पॉजिटिव सिनारियो में जो चीजें चल रही है उसी पे आपको समझाता हूँ। मैंने यही कोशिश की है समझने की, और यही चीजें समझ के मैंने ऑथेंटिक फॉर्मूले को डिकोड करना शुरू करना चाहा है, जिसमें आप लोगों का बहुत अच्छा साथ मिला है। तो उस चीज पे हम कल से शुरुआत करेंगे। तो अब वापस आते हैं अपने पीडीएफ पे जिसमें हम बात कर रहे थे। हम्म, तो अब बात आती है कि अगर डिडिनम में जो भी रिएक्शन होता है, अगर उसको हम सही से नहीं समझें तो हम कभी भी ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे। यानी कि डिडिनम में जो भी केमिकल रिएक्शन होते हैं वही केमिकल रिएक्शन आपके फूड के डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन का जो प्रोसेस है उसको कंट्रोल करते हैं। मतलब आपका गॉल ब्लैडर, आपका लीवर और पेनक्रियाज, ये 3 पॉइंट आप न्यूरोथेरेपी के जितने फॉर्मूले हैं, उड़ा के पलट के घुमा के फिरा के नचा के जैसे देखना है देखो, ये 3 पॉइंट बहुत ज्यादातर यूज होते हुए आपको मिलेंगे। ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होगा ना जिसमें से ये तीनों में से शायद ही कोई एक भी न टकराए। सर रिपीट करना एक बार सर, कौन सा क्वेश्चन? 3 चीजें जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के आउटर बॉडी गार्ड हैं, लीवर, गॉल ब्लैडर और पेनक्रियाज। यानी लीवर का लीव पॉइंट, लीवर पॉइंट, गॉल ब्लैडर का गॉल पॉइंट और पेनक्रियाज का पेन पॉइंट, जितने फॉर्मूले होंगे उन सारे फॉर्मूलों में ये 3 पॉइंट या तीनों में से 2 पॉइंट, कोई एक पॉइंट कंपल्सरी ऐड होता है। सही है? सही है। सर सही है सर। तो ये आईटीएफ चीज, को छोड़ते आईटीएफ में तो इन्फ्लामेशन है बोलना था, वो तो इन्फ्लामेशन दूर करना है, तो सिर्फ हमने इन्फ्लामेशन दूर करने के लिए 30 मेडुला से जो हमने प्रोस्टाग्लैंडिन बनाया वो मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर दिया ताकि वो सिकुड़ जाए। लेकिन एडीआर जो दिया, एडीआर में कॉर्टिसोल होता है, वो स्टेरॉइड का काम करता है, तो स्टेरॉइड का काम करने के लिए मसल्स के सिकुड़ना को जरूरी होता है। तो वहां पे हमारा कोई केमिकल नहीं बन रहा है, हम सिर्फ मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन को सिर्फ सिकुड़ रहे हैं, कोई केमिकल फंक्शंस नहीं क्रिएट करा रहे हैं, सिर्फ मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन करा रहे हैं ताकि वहां पे वो आईटीएफ जो है इन्फ्लामेशन रिड्यूस कर जाए। लेकिन और भी जितने फॉर्मूले होते हैं उनमें से मोस्टली फॉर्मूले में ये सब सारी चीजें ऐड होती है। ठीक है? इस डिडोनम पे जो रिएक्शन, इस रिएक्शन अगर आप डाइजेस्टिव सिस्टम पे अगर आप डिडोनम समझ गए, सारी चीजें मोटा मोटी मान के रखो आप 80% अकेले समझ गए। डिडोनम की यही कहानी है। अगर आप इसको समझ गए तो कभी भी आप डाउनफॉल में नहीं जाएंगे, डिडोनम आपको डाउन में नहीं जाने देगा। क्योंकि डिडोनम पे सारी चीजें होती है जो फैट, प्रोटीन और विटामिन, मिनरल्स या कार्बोहाइड्रेट, सबका काम डिडोनम पे ही हो जाता है। अगर प्रोटीन अगर आपका सही से अंदर डाइजेस्ट नहीं हुआ तो भी वो डिडोनम में नहीं पचेगा, फैट नहीं हुआ तो भी नहीं पचेगा, कार्ब यानी अपने कार्बोहाइड्रेट खाया वो भी डिडोनम पे आएगा तो नहीं पचेगा, बहुत सारी चीजें यहीं पे आके उतर जाएगी। यानी डिडोनम बहुत जरूरी है। अब इसका रिएक्शन क्या होता है? सर्वप्रथम लीवर से आने वाला यकृत जो है ना, वो लीवर का शुद्ध हिंदी रूप है, लीवर इंग्लिश रूप है, इंग्लिश नाम है। तो लीवर से आने वाला पित्त यानी कि बाइल, येलो बाइल, और पैनक्रियाज से आने वाला सोडियम बाइकार्बोनेट, टाइम का जो एसिड होता है उसको न्यूट्रलाइज करता है, न्यूट्रलाइज मतलब उदासीन करता है। उसके बाद पैनक्रियाज का एमाइलेज आधे पचे हुए कार्बोहाइड्रेट को पूरा रूप से पचाकर ग्लूकोज में बदलता है, और ट्रिप्सिनोजेन पहले ट्रिप्सिन में कन्वर्ट होता है तथा उसके बाद पेप्सिन द्वारा आधे पचाए हुए प्रोटीन को एमिनो एसिड में बदलता है।
मतलब आप कितना भी दूध दही पनीर खोआ बटर मलाई बादाम काजू पिस्ता खा लो कि इसमें भर भर के प्रोटीन है। और डिड्यूरम में अगर आके वो सही से टूट के नहीं पचा तो कोई काम का नहीं। कोई काम का नहीं, आपको पेट में दर्द आएगा। अब जो पेट में दर्द आता है ना, उसमें लोग ज्यादातर यही करते हैं कि वो नाभि के पास पकड़ के ना बोलते हैं बहुत पेट दर्द दे रहा है, एक्टिंग ऐसा करेंगे जैसे लगता है कि कादर खान कर रहा है ऐसा। लेकिन कभी भी वो छाती के नीचे जहां पे हमारा रियल में स्टमक है पेट है उसको नहीं पकड़ते कि दर्द यहाँ हो रहा है। वो सीधे नाभि के पास पकड़ते हैं। किसने ऐसा देखा है कि पेट दर्द हो रहा है? बताइए, सारे लोग न्यूरोथेरेपिस्ट लोग हैं। आपने ये चीज नोटिस किया है कि कभी पेट दर्द होता है तो लोग नाभि के पास ही पेट को क्यों पकड़ते हैं? क्यों एनीवन, कोई सर? अनम्यूट करके बताइए। सर मैंने देखा है। कोई अनम्यूट नहीं करना चाहेंगे? मेरे विचार से तो कोई हैवी चीज खाने से उसका मतलब पच नहीं रही है तो फिर पेट दर्द हो जाता है, कोई भी हैवी चीज। तो सर ये जब नाभि के पास हमारा ड्यूोडेनम होता है जो, तो उसी चक्कर में अगर वहां पे ठीक से खाना हजम नहीं होगा तभी दर्द होता है सर। अगर हमारा पेट में एसिड कम हो गया तो आप वॉमिट नहीं करने वाले हैं जब तक अनवांटेड चीज वैसी चीज ना लगे पेट को या पेट के सेंसर को वो चीज ना लगे कि हमें इसे बाहर रिपेल करना है। जैसे आप खाना खा रहे हैं, खाने खाने के बीच में अगर अचानक कोई हेयर आ गया और हेयर आपने खा लिया गलती से, तो हेयर जब पेट में जाता है ना तो वो वॉमिट कराता है क्योंकि हेयर ना एक लाइनिंग के रूप में फंसता है। और फंसने के बाद पेरिस्टॉल से मूवमेंट को रुकावट डालता है तो वो वॉमिट होता है। तो इस तरीके की कोई भी अनवांटेड चीज अगर आपके खाने में आ गई तो वॉमिट कर जाती है। दूसरी चीज, यहाँ पे प्रॉब्लम क्यों होती है? क्योंकि लोग पेट को पकड़ते हैं। क्योंकि एसिड जो खाना में आ रहा था खाने के साथ वो एसिड पेट से नीचे आ गया। अब डिनर पे इन तीनों लोग हाथ खड़े कर देते भैया हमसे इतना ही होगा, आगे जानो कि क्या करना है। जब वो हाथ खड़े कर देते हैं ना तो आधा बचा हुआ खाना छोटे छोटे मतलब मतलब रूप में आप मान लो तो वो एक डस्ट के रूप में चुभता है स्किन के अंदर। स्किन के अंदर जब डस्ट के रूप में चुभेगा ना तो पेट पकड़ के भैया पेट दर्द दे रहा है ऐसे लोग छटपटाते हैं। उस केस में सीधा सा बात है, ये हमारा कोल्ड ट्रीटमेंट आप दे दो। कोल्ड ट्रीटमेंट देने के बाद पेशेंट को इंस्टेंट रिलीफ मिलता है। इंस्टेंट पेट दर्द का पेशेंट आ रहा है, खाना क्या खाए थे? अरे वो सब थोड़ा सा पूरी कचौड़ी खा लिए थे, देखे ना पेट बहुत दर्द दे रहा है, लूज मोशन जैसा लग रहा है, पेट दर्द हो रहा है। तो लूज मोशन क्यों हुए? क्योंकि बॉडी ने रिएक्ट किया कि जो खाना आ रहा है ना वो अनपचा खाना आ रहा है। अनपचा हुआ खाना जेजनम और इलियम में एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, इसलिए वो फिर अनवांटेड चीज है, सीधे बाहर निकालो तो लूज मोशन हो जाता है। इसी चीज के लिए मैंने बताया ना कि अगर कोई गांव में सामान बन जाता है, अच्छा बन जाता है, तो हम उसको पैकिंग कराने के लिए जाते हैं। पैकिंग कराने के बाद उसको सेल आउट करने के लिए जाते हैं। लेकिन जो चोर होगा ना, जो चोरी करके गांव से जाएगा, वो सीधे हाई स्पीड में गांव से भागेगा और बहुत हाई स्पीड में जाएगा और बाहर निकलेगा, धीरे धीरे आराम से नहीं जाएगा। इसलिए पुलिस लोग जो होता है ना उसके पीछे पड़ जाती है। मतलब कस्टम डिपार्टमेंट कौन है अपना? अपेंडिक्स। 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 अपेंडिक्स उसके ठीक पीछे लग जाता है। जैसे ही पीछे लगता है तो लार्ज इंटेस्टाइन के साथ पानी एब्जॉर्ब होगा नहीं, क्योंकि पानी एब्जॉर्ब करने के लिए वहां पे टाइम चाहिए। तो वो पीछे पीछे जब जैसे अपेंडिक्स और कस्टम डिपार्टमेंट लगता है तो वो सीधे हाई स्पीड के साथ पानी के साथ बाहर लूज मोशन के रूप में फ्लश आउट हो जाता है। छोटी सी कहानी मैंने इसीलिए गढ़ी थी अपनी नॉलेज के हिसाब से, ताकि ये चीज आपको यहाँ रियली में समझ में आए। तो यहाँ प्रॉब्लम, सारा का सारा प्रॉब्लम ड्यूodenum पे होना शुरू होता है। इसलिए आपने अगर नोटिस किया हुआ होगा तो एक ट्रीटमेंट है जिसमें कि न्यू बॉल ट्रीटमेंट दिया गया है। जब किसी भी पेशेंट को खाया हुआ खाना अगर अच्छे से नहीं पच रहा है, दर्द हो रहा है, तो न्यू बॉल ट्रीटमेंट देते हैं। न्यू बॉल ट्रीटमेंट देने का कॉन्सेप्ट यही चीज है कि उसमें पहला ट्रीटमेंट फास्ट ट्रीटमेंट है। हम रिपोर्ट करेंगे नफा में बहुत अच्छे से, लेकिन मैं फिर भी आपको एक बार यहाँ बता दूं, फास्ट ट्रीटमेंट जो है ना वो पेरिस्टोलसिस ट्रीटमेंट के हर एक सिस्टम को एक्टिवेट करने का काम करता है, बेसिक से लेकर टॉप तक।
जब एक्टिवेट करने का काम कर रहा होता है तो वो धीरे 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 मूव ऑन कराता है, और उसके बाद उसके तीसरे स्टेप में 15 मेडुला है। 15 मेडुला मतलब एसिटल कोलाइन ट्रांसमीटर, मतलब सारा एक्टिवेट हो गया ना, तो सारे में नर्व सिग्नल भेज दो। अब नर्व सिग्नल भेज दो तो उसके बाद मालूम चलता है क्या, उसमें 1.6 टू फिंगर गॉल, 1 पॉइंट गॉल इंटू 6 है। अब यहाँ पे गॉल क्या करेगा, सारा में नर्व सिग्नल तो चला गया। अब गॉल जहां जहां भी छूटा छूटा हुआ अनवांटेड चीज है उसको डाइजेस्ट करने के लिए काइम भेजेगा, यानी कि अपना ग्रीन बाइल भेजेगा, सॉरी काइम नहीं, ग्रीन बाइल निकालेगा। जब ग्रीन बाइल निकालेगा तो वो बहुत अच्छा काम करता है, जिसके कारण हमारा पेट में दर्द में बहुत तेजी से रिलीफ आता है। आपने सुना होगा ना, बहुत ज्यादा पेट दर्द दे रहा है, 2 ठो पुदीन हरा खा लो या फिर इनो पी लो, ठीक हो जाएगा। तो वो वही काम करता है, अधपचे हुए खाने को डाइजेस्ट कराने का काम करता है। इसलिए पित्ताशय का हरा पित्त और अग्नाशय का लाइपेज फैट को पचाकर फैटी एसिड में बदल देते हैं। जब उसके बाद यह मिश्रण जेजुनम में आता है तो वहां उसे परिवर्तित होने में समय लगता है, और इसके बाद ये इलियम में जाता है। जेजुनम के बाद इलियम, और इलियम से, इन्हीं का माइक कौन है, जेजुनम के बाद इलियम, और इलियम में जाकर एब्जॉर्ब हो जाता है। तो जो ये कन्वर्सन हुआ फैट का फैटी एसिड में, हमारा ग्रीन बाइल के कारण और लाइपेज के कारण, वो जेजुनम में जाते जाते हो जाता है। कहने का मतलब हमने मिक्सी में पीस के निकाल लिया, अब उसको दे दिया प्रोसेस यूनिट में, भैया पैक कर देना। तो वो पैकिंग वाला काम जेजुनम कर रहा है। और उसके बाद फिर वो आगे जेजुनम के बाद जब इलियम में पहुंचता है तो विलाई जो होता है ना उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। इसलिए जेजुनम के बाद इलियम में सबसे पे में हमारा फूड पास ऑन होता है। इलियम में सबसे वे में फूड पास आउट होता है। और इलियम में जो चीजें एब्जॉर्ब होता है उसमें ग्लूकोज, एमिनो एसिड, विटामिन, मिनरल्स, फैटी एसिड सारे लिम्फेटिक सिस्टम में पहुंच जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं यहाँ। और जो एब्जॉर्ब नहीं हुए वो कचरे के रूप में बाहर निकलते हैं। कचरे के रूप में बाहर निकलने के लिए एक सीक्वेंस वर्ब है। अब यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड ऑलरेडी बैठा हुआ है, कस्टम डिपार्टमेंट का ऑफिसर, यानी कि अपेंडिक्स। वो चेक करता है, यानी कि अपेंडिक्स में उपस्थित डब्ल्यूबीसी उस कचरे को चेक करते हैं कि उसमें कोई हानिकारक वस्तु तो नहीं। हालांकि ईश्वर के बनाए हुए इस अनुपम शरीर में टॉन्सिल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और अनेक रक्षा तंत्र से बचकर कोई हानिकारक पदार्थ यहाँ तक नहीं पहुंच सकता। इसलिए गुरुजी कहते थे कि अपेंडिक्स में इन्फ्लामेशन हो गई है, इसका मतलब, मैं थोड़ा जल्दी आगे बढ़ गया। हम्म अगर अपेंडिक्स में इन्फ्लामेशन हो चुका है तो इसका अर्थ है कि पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड सही से बना ही नहीं। क्योंकि अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड सही से बन जाता ना, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड इतनी बड़ी क्वांटिटी में अपने आप में, आप बोलो तो जलन लगती है ना, कि कोई भी बैक्टीरिया, वायरल, फंगन जो भी हो, वो उसमें जल जाता है, अंदर ही अंदर जल जाता है। इसलिए कभी भी जिसका पेट ठीक रहता है ना उसकी सारी बीमारियां ठीक हो जाती है। डाइजेस्टिव सिस्टम के ट्रैक में अगर पेट खुश तो सब खुश। इसलिए पहले के लोग जितने भी लोग थे ना, खाना खाने के बाद कुछ चीजें एक्स्ट्रा खाते थे। कुछ चीजें लोग खाना खाने के बाद सौंफ खाते थे। कुछ लोग जो थे खाना खाने के बाद कोई पान खाते थे। कुछ लोग खाना खाने के बाद मीठा खाते थे। तो ये सब जो कॉन्सेप्ट है ना, ये कॉन्सेप्ट हीलिंग के पर्पस के लिए ही है, ताकि हमारा पेट का एसिड इतना ज्यादा ना बढ़ जाए कि मालूम चले कि हमने एक चीज को ठीक किया दूसरी बीमारी आ गई। ये भी चीजें थी। और इसीलिए आज के डेट में रेस्टोरेंट में जब भी आप खाना खाने जाओगे ना, आपने गए ही होंगे, इतना तो पक्का है। खाना आप क्या खाते हैं ज्यादातर, मटर पनीर, बटर पनीर, कोफ्ता, जो भी आप खाते हो नॉनवेज वगैरह, उसके साथ क्या खाते हो, नान, या फिर जो वाई एक्स वाई जेड हो, मैदा से ज्यादा बनने वाली चीजें होती है। लास्ट में आपको ऑफर किया जाता है सर बिल, और बिल के साथ क्या देते हैं, सौंफ और मिश्री। यानी सौंफ और मिश्री के कॉम्बिनेशन में जब वो आप चबा कर खाते हैं ना, तो उसके छोटे छोटे माइक्रो पार्टिकल ना, वो आपके डाइजेशन को क्लीन आउट करते हैं, ताकि कॉन्स्टिपेशन न बने। तो ये चीजें होती है जो आपको डाइजेशन से प्रोटेक्ट करती है। तो आप क्या कहते हैं,
मजा आ गया, खाना खा लिए, इतना मस्त नींद आ गया, सुबह पेट साफ हो गया। लेकिन अब नहीं खाएंगे ना, और कुछ दिनों बाद जब प्रोसेस में रफ्तार रहेंगे तो मालूम चलेगा कि ये खाना सबसे बड़ा आपके लिए जहर बन रहा है। इसलिए अपेंडिक्स में फिर प्रॉब्लम आएगा, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं बन रहा है, अपेंडिसाइटिस हो रखा है। तो अपेंडिसाइटिस मतलब आइटिस, इन्फ्लामेशन है, तो इसमें इन्फ्लामेशन को ट्रीटमेंट देंगे, ये तो फाइनल है। लेकिन राइट ओवरी भी देंगे, क्योंकि उस तरफ हमें ब्लड सप्लाई पहुंचानी है। आज के डेट का मॉडर्न जो डॉक्टर्स है ना, वो कहते हैं कि टॉन्सिल, गॉल ब्लैडर, अपेंडिक्स, इन सब की सर्जरी कर दें, अगर निकाल कर हटा दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, थोड़ा सा तेल मसाला कम खाएंगे, गॉल ब्लैडर काम नहीं करेगा, कोई बात नहीं, लीवर है ना सपोर्ट करने के लिए। आखिर लीवर ही तो बना रहा है जो गॉल को दे रहा है, ये बात आती है। लेकिन सच्चाई उसी पता चलती है जिसका ऑलरेडी हो चुका है, जिसका ऑपरेशन हो चुका है ना, उससे पूछो उस बेचारे को कितनी तकलीफ होती है। बेचारा दो पूड़ी भी नहीं खा सकता। कभी शादी विवाह में गया, कहीं गृह प्रवेश में गया, या किसी भी अच्छे मॉल में गया, तो हमारे जो भारतीय कल्चर में ना, यहाँ पूड़ी कचौड़ी वगैरह ज्यादा खिलाई जाती है। कोई मेहमान आए, भैया पूड़ी सब्जी बना दो, अच्छा लगेगा। तो वही चीज यहाँ पे है, वो खा नहीं पाता तो बेचारा वही भुगत रहा है, डॉक्टर को क्या पता। अब आते हैं आगे, असेंडिंग कॉलोन जो है, असेंडिंग कॉलोन में एक्स्ट्रा पानी जो है ना, उसका एब्जॉर्प्शन होना शुरू हो जाता है। यानी जो डिसेंडिंग कॉलोन, सॉरी, जेजुनम और इलियम के बाद जो खाना जा रहा है, उसमें अगर पानी है तो वो पानी असेंडिंग कॉलोन के थ्रू एब्जॉर्ब होना धीरे धीरे शुरू होता है, और ट्रांसवर्स कॉलोन तक जाते जाते पानी एब्जॉर्ब हो जाता है। लेकिन अगर ये पानी एब्जॉर्ब ना करे ना, तो लूज मोशन हो जाता है। और मैंने बताया ना, चोर जा रहा है उससे, कस्टम डिपार्टमेंट से बच के, तो वो जैसे ही हाईवे पे आया, और वो हाई स्पीड पे जाना शुरू कर देगा कि पीछे मेरे पुलिस पड़ी है। जब पुलिस पड़ी है तो मतलब पानी एब्जॉर्ब नहीं होगा, पानी एब्जॉर्ब नहीं होगा तो लूज मोशन हो जाएंगे। तो लूज मोशन अगर हो रहे हैं, तो जितनी बार लूज मोशन होते हैं, उतनी बार का आपको ट्रीटमेंट देना होता है 6 ADR और 6 स्वेट का। ये पेरिस्टल्सिस मूवमेंट को लॉक करने के लिए काम आता है। इसे आपने अगर 4 बार लूज मोशन हो चुके हैं, तो 6 ADR 6 वेट के 4 से ट्रीटमेंट दे दो। और फिर एक बार मॉर्निंग दे दिया, शाम होते होते पेशेंट को बहुत ही कंट्रोल हो जाएगा, कि उसको लूज मोशन बहुत खत्म हो जाएगा, या फिर 4 बार 5 बार से घटकर एक बार पे आ जाएगा। तो फिर अगले दिन आप एक बार और दे सकते हैं, अगर एक बार या 2 बार हुआ तो 1 या 2 सेट में 6 ADR 6 वेट का ट्रीटमेंट आप दे दीजिए, फिर पेशेंट ठीक हो जाएगा। अब आता है कि असेंडिंग कोलोन ट्रांसवर्स कोलोन के मिलने वाले स्थान पे कुछ बैक्टीरिया होते हैं, जो आगे उस कचरे से फॉलिक एसिड को चुनकर लीवर तक देते हैं। तो असेंडिंग कोलोन और ट्रांसवर्स कोलोन जो मैंने बताया था, उसके एज पर होते हैं। तो बैक्टीरिया कहाँ से आएंगे, गैस ओनली गैसा, यानी पेट, फिर आंत, आंत के बाद घुसते हैं वो असेंडिंग कोलोन के एज पे, तो राइट ओवरी, देन उसके बाद राइट पार्क, जहाँ पे फॉलिक एसिड बनते हैं यहाँ पे। तो ये ट्रीटमेंट जो बन गया, ये फॉलिक एसिड का ट्रीटमेंट बन गया। 6 गैस ओनली, 6 गैस आई, 6 राइट ओवरी, और 6 8 राइट पार्क, फॉलिक एसिड का ट्रीटमेंट है। अब यहाँ तक ना, अपना स्टूल जो है ना, उसका कोई कलर नहीं है, क्योंकि वो एसिड में डाइल्यूट कर गया है, तो यहाँ तक कोई कलर नहीं आता। लेकिन कलर अब यहाँ पर ऐड होता है। ट्रांसवर्स कॉलम में जैसे आता है ना, तो उसमें हमारे ब्लड सेल में, जो ब्लड सेल 120 दिन का जिंदगी अपना जी लेता है ना, तो उसको स्क्रीन मार डालता है। मतलब सीधा सा बात है, वो कमजोर हो जाता है 120 दिन के बाद। तो स्प्लीन उसको मार देता है, रेड ब्लड सेल को, और उसकी डेड बॉडी को हमारे ट्रांसवर्स कॉलोन में डाल देता है, कि यहाँ से वेस्टेज के रूप में बाहर जाएगा। वेस्टेज के रूप में जब बाहर जाएगा, तो आरबीसी की डेड बॉडी जो होती है, उसके कारण हमारा रंग स्टूल का पीला होता है, अदरवाइज वो पीला नहीं हो सकता, वो व्हाइट का व्हाइट हो जाएगा। ट्रांसवर्स कोलोन और डिसेंडिंग कोलोन जहाँ पे मिल रहा है, वहां पे कुछ फिर बैक्टीरिया होते हैं, जो विटामिन B12 को यकृत तक ले जाते हैं, लीवर तक ले जाते हैं, एब्जॉर्प्शन कराने का काम होता है। इसलिए यहाँ विटामिन B12 का ट्रीटमेंट लिखा गया, 3 गॉल 7 लीवर 8 लेफ्ट पार्कू। ये ट्रीटमेंट यहाँ पे दिया गया। अब इसके आगे ज्यादा नहीं है, बस खत्म हो गया। डिसेंडिंग कॉलोन से सिग्मोइड कॉलोन, यानी डाउनवर्ड से फिर सिग्मोइड कॉलोन जब होता है, तो यहाँ पे बॉडी में सारा का सारा चीज वेस्ट ही होता है। अब इसके आगे बॉडी कुछ नहीं कर सकती। हमने B12 और फॉलिक एसिड, थायमिन, नायसिन ले लिया,
तो ये अब आगे कुछ भी नहीं बना सकती। ये मतलब ये फाइनल यहाँ पे वेस्ट के रूप में हमारा जो मल होता है यानी स्टूल होता है वो पेस्ट के रूप में चेंज हो जाता है। क्योंकि सिंपल सी बात है, कोई चीज कहीं रखी हुई है उसे आप बार बार चुनेंगे, इधर उधर ढूंढेंगे, ये निकालेंगे वो निकालेंगे, तो वो खिचड़ी के जैसा मिक्स हो जाता है, मतलब पेस्ट बन जाता है। तो हमारा खाया हुआ खाना अब वेस्ट के रूप में पेस्ट बन जाता है, जो हमारा स्टूल होता है वो पेस्ट के रूप में बन जाता है। और फिर वो धीरे धीरे आकर रैक्टम में स्टोर होता है। जब रैक्टम में स्टोर होकर भर जाता है और रैक्टम के मसल पे प्रेस पड़ने लगता है, तो हमें फील होती है अब हमें पॉटी करने जाना है। हम जाते हैं और फिर पॉटी करते हैं और हमारा रैक्टम खाली हो जाता है। फिर से वापस यही प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो ये जो ट्रीटमेंट का जो प्रोसेस है, सॉरी डाइजेशन का जो प्रोसेस है, ये परम पूज्य गुरु जी डॉक्टर लाजपत राय मेहरा जी की बनाई हुई अभूतपूर्व शिक्षा का एक नमूना है, जो उन्होंने अपने ज्ञान को इस छोटे से कॉन्सेप्ट में बनाकर न्यूरोथेरेपिस्टों के लिए उपलब्ध कराई है। और ये गुरु जी की बहुत बड़ी उपलब्धि है, जिसको पढ़कर हम पेट पर सारा ट्रीटमेंट करते हैं, और वो भी बिना किसी दवा का। तो ये हमारा आज का क्लास था जो हमने डाइजेस्टिव सिस्टम को कंप्लीट किया। अब यहाँ से आपके प्रश्न की बारी। अगर आपका कोई प्रश्न है, कोई मन में संशय है, कोई किंतु या परंतु है, तो बेझिझक वन बाय वन पूछ सकते हैं। सर एक क्वेश्चन था। हम्म। हेलो सर, ये जब असेंडिंग कॉलन से ट्रांसवर्स कॉलम की तरफ जब ये मूवमेंट होती है अपनी, तो उस समय अगर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट स्लो है तो हम्म। पानी एब्जॉर्ब ज्यादा होता है हाथों में। हाँ। हाँ। ठीक है। हाँ। तो उस समय सर वो पानी एब्जॉर्ब होके हाथों में एब्जॉर्ब होके वो कहाँ जाता है, क्या होता है उसका? अगर नहीं होता तो वो उसी में मिल जाता है। ठीक है। और लूज मोशन हो जाते हैं, पानी की मात्रा उतनी रहती है, बढ़ती तो नहीं है। लेकिन नहीं। वो आंतें जो एब्जॉर्ब करती है ना पानी को, तो हम्म। एब्जॉर्ब करके वो फिर पानी क्या यूरिन के रूप में निकलता है या कहाँ जाता है वो पानी? चलो, बहुत अच्छा लगा राजेश जी आपने क्वेश्चन पूछा है। अब इस क्वेश्चन का मैं ना सिंपल सा बोलो तो लेमन के लैंग्वेज में आंसर दे रहा हूँ आपको। आपने बोला जी। पेरिस्टॉल्सिस ट्रीटमेंट स्लो होती है, मतलब एसिड तो कम होगा। हाँ। कम होगा ना। अब एसिड जो कम है वो एसिड गया कहाँ है? ब्लड में। हाँ। ब्लड में एसिड गया है और पानी यहाँ से ज्यादा एब्जॉर्ब हो रहा है, तो ये पानी यूज कहाँ हो रहा है ब्लड में? वही बढ़ी हुई अच्छा। एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए। अच्छा। इसीलिए ना मैंने ना एक चीज आपको पहले भी क्लास में बताई थी एक बात, कि अगर एसिडोसिस का केस आ भी रहा है ना, तो भी उसको यूडीएफ अगर आते हैं तो आप यूडीएफ ट्रीटमेंट दे सकते हैं, मतलब पेट की एसिड को बढ़ा सकते हैं। जो एसिडोसिस का नेचर आ रहा है वो ब्लड की एसिडिटी के कारण आ रहा है, पेट की एसिडिटी के कारण नहीं आ रहा। इसलिए एसिडोसिस के केस में यूडीएफ ट्रीटमेंट देना चाहिए। सही है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैं आपको सिंपल लैंग्वेज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब दाहिने हाथ से लेना और बाएं हाथ से दे देना, भैया मेरे पास कुछ नहीं है, वही वाली बात होगी। एसिड जो ब्लड में गया उसी एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए, एक्चुअली यहाँ पे हमारी जो एसेंडिंग कॉलोन है ना, ये एसिडिक नेचर होने के कारण इसमें जब एसिडिक ब्लड आएगा ना, तो ये अपने मतलब पे ग्रोथ जो होती है ना नॉर्मली, पेरिस्टोसिस मूवमेंट वाली ग्रोथ जो ऊपर की ओर खाने को लेके जाती है, इस पे कमांड खो जाता है, तो ये थोड़ा स्लो होता है। जब स्लो होता है तो धीरे धीरे पानी एब्जॉर्ब होना ज्यादा स्लो हो जाता है, जिसके कारण आगे कॉन्स्टिपेशन होता है। तो इस कॉन्स्टिपेशन को यूज करने के लिए ही तो यहाँ पे एसिड ट्रीटमेंट दिया गया ना, ताकि ब्लड की एसिडिटी उधर ठीक और ये इधर भी ठीक हो जाए। होपफुली आपको चीजें समझ में आई होगी। अच्छा। अच्छा। विष्णु प्रकाश सर, आप कुछ बताना चाहेंगे इस पे? नहीं नहीं, ठीक है। सर चलो। पेरिस्टॉल्सिस मूवमेंट तो स्टमक में होता है और आप बता रहे थे कि इंटेस्टाइन में होता है बॉवेल्स मूवमेंट। तो यहाँ पे बॉवेल्स बॉवेल्स मूवमेंट जो पेरिस्टोसिस मूवमेंट के साथ होता है, वही मूवमेंट का इफेक्ट यहाँ तक होता है। कभी आपने तालाब में ना पत्थर फेंका है, हाँ उसकी ऐसे गोल तरंग। गोल घुमा के ऐसे फेंका है, तो पत्थर एक दो तीन चार पाँच छह हाँ सात आठ नौ 10
आगे जाके 11-12 में डूब जाता है। हम्म। तो जब वो गिर देता है तो क्या पहले 10-12 स्टेप पे जब हुआ तो क्या 12 स्टेप पे पानी को पार किया तो पानी ने उस पर प्रेशर नहीं लगाया क्या? हम्म। लगाया। लेकिन 10-12 बार होते होते वो जो उसकी स्पीड थी ना वो डाउन हो गई, तब जाकर पत्थर ग्रेविटी के कारण डूब गया। तो हम्म। जब पेरिस्टॉल्सिस मूवमेंट जिस स्पीड में निकल रहा होता है ना तो उसके अंदर भी वो मूवमेंट होने की कैपेसिटी होती है, और वही बॉवल्स मूवमेंट फिर आगे चलता है। अगर ये मूवमेंट नहीं चलेगा ना तो पेट हमारा जो है ना वो, कभी आप एंडोस्कोपी की ना डिजिटल कॉपी देखेंगे तो आपको पता चलेगा। एंडोस्कोपी में अंदर का स्ट्रक्चर आपको दिखेगा कि गोल गोल रिंग के जैसा बना हुआ है। तो उसी रिंग हम्म। के कारण खाना धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू हो जाता है। वही बॉवेल्स मूवमेंट कहलाता है। वंदना जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? सर किसी और का कोई प्रश्न है? सर 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 मेरी पेशेंट आवाज के आ रही है सर? रिगार्डिंग पूछ सकते हैं या ग्रुप में डालना है? नहीं, पूछ सकते हैं, सर बिल्कुल मैं यहाँ भी पूछ सकते हैं। मेरे पास एक पेशेंट आई है कॉन्स्टिपेशन की, सीवियर कॉन्स्टिपेशन है। हम्म। 30 साल से या पिछले 30 साल से अभी आई है, 5-6 दिन से ही ट्रीटमेंट देना शुरू किया मैंने। 30 इयर्स, थोड़ा तीस बहुत साल फर्क से तो आया है सर। कॉन्स्टिपेशन? क्रॉनिक सीवियर क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन बोल सकते हैं। हम्म। तो वो थोड़ा बहुत तो इम्प्रूवमेंट हुई है। अब मैं वही जानना चाहता हूँ इनको कितने दिन, मतलब ट्रीटमेंट चेंज करने की जरूरत है या क्या है? क्या ट्रीटमेंट दे रहे हो आप, ये बताएंगे? मैं भी फिलहाल दे रहा हूँ उनको 15 मेडुला इंटू 3, 8 मेडुला इंटू 3, NN विद 6 कैंसाई, और इसके बाद 3 कोल्ड ट्रीटमेंट, और 10 पैन माट्राबॉलिक, क्योंकि इनको शुगर भी है, शुगर भी थोड़ा रहता है, शुगर की प्रॉब्लम भी है। हम्म। तो सिंपल सी तीन यार एक चार बात दिन से बताओ, थोड़ा थोड़ा आपने पोषण तो। आपने LSTF क्यों नहीं दिया? सारे ट्रीटमेंट देने के बाद आपने LSTF क्यों नहीं दिया? हाँ, मैं सोच रहा था देने के लिए, लेकिन मैंने कहा भाई अभी थोड़ा इम्प्रूवमेंट लग रहा था, इसलिए मैं कहा जी इसको कंटिन्यू करता हूँ। आज उन्होंने शिकायत की थी कि आज मोशन नहीं आया। हम्म। मतलब सीधी सी बात है, आपने जितनी चीजें यूज की ना, आपने कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगाया कि हम ऊपर से लेके नीचे की तरफ आ रहे हैं, लेकिन लास्ट जो हमारे प्रोसेस होता है स्टूल को पास आउट करने का, वो डिसेंडिंग कॉलम, सिग्मोइड कॉलम, रेक्टम के पास आता है। तो जब तक आप LSTF देके उसको नहीं पास आउट करेंगे तब तक वो चीजें तो नहीं आएगी। और इन सभी चीजों को जब आप ट्रीटमेंट करेंगे ना तो फुल राउंड नॉर्मल ट्रीटमेंट कर लीजिए आप। फुल राउंड नॉर्मल, उसके बाद चाहो तो आप LSTF दे दो, पेशेंट की बॉवेल मूवमेंट बढ़ जाएगी, और जब बॉवेल मूवमेंट बढ़ जाएगी तो क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन फैलना शुरू हो जाएगा। लेकिन इस केस में हाँ, एक खास बात का ध्यान रखिएगा, पेशेंट को जरूर बोलिएगा कि आप उस पेशेंट को ऑयल खाने के लिए, ऐसा नहीं हो ना कि उनका कॉन्स्टिपेशन बहुत सूखा हुआ है, अगर हम उसको पास आउट करने की कोशिश करेंगे तो इंटरनल हीलिंग हो जाए। नहीं, इंटरनल हीलिंग होने के बजाय में इंटरनल इंजरी आएगी, तो उनको थोड़ा ऑयल यानी कि फैट वाली चीजें, मतलब जिसमें थोड़ी ऑयल होती है, वो चीजें मैं खाने को बोल रहा हूँ। अगर इतना ना सही तो उनको डेली बोलिए 2 चम्मच नारियल का तेल पी ले, बहुत अच्छा काम करेगा। 2 चम्मच नारियल का तेल का पीना है रात को या दिन में? रात, दिन में कभी भी ले सकते हैं, अगर रात में स्पेसिफिक अगर उनको पीना है इस चीज से लिए तो उनको कैस्टर ऑयल आप दे सकते हैं। 2 चम्मच रात में ठीक है सर। कैस्टर ऑयल पी के सोएंगे ना तो उनका कॉन्स्टिपेशन बहुत अच्छे वे में क्लियर होना शुरू हो जाएगा। अब इनको ट्रीटमेंट क्या बताया आपने, LST देना है या फुल राउंड नॉर्मल बताया है? फुल राउंड नॉर्मल ट्रीटमेंट देने के बाद उनको LSTF ट्रीटमेंट दीजिए। जो मैं ये दे रहा हूँ ये लेफ्ट सब बंद कर दूं साइड क्या? ट्रीटमेंट फॉर्मूला, नहीं मैंने ये नहीं बोला। आप जो ट्रीटमेंट दिए हैं वो अच्छा है, अब तक अगर आपने 5 दिन 6 दिन ट्रीटमेंट दे दिया है तो कोई बात नहीं, अच्छी चीजें हैं, आपने बहुत अच्छा ट्रीटमेंट दिया। लेकिन उनको सीधी सी बात है, जब तक उनका पूरा बॉवेल मूवमेंट ऊपर से लेके नीचे तक नहीं देंगे ना तब तक ये नहीं होगा। और फुल राउंड नॉर्मल ट्रीटमेंट मैं बोल रहा हूँ, मैं राउंड नॉर्मल ट्रीटमेंट नहीं बोल रहा जिसमें कि आप राइट ओवरी से स्टार्ट करेंगे।
मैं फुल राउंड नॉर्मल की बात कर रहा हूँ, जिसमें कि गैस ओनली, गैस आई से स्टार्टिंग आएगी, गैस ओनली, गैस आई से स्टार्टिंग आएगी, देन आप राइट ओवरी आएंगे, फिर लिवर आएंगे, फिर गॉल आएंगे, फिर म्यूकस आएंगे, स्प्लीन आएंगे, फिर म्यूकस आएंगे, फिर लेफ्ट ओवरी आएगा, फिर डब्ल्यूडी आएगा। सर WDDN में परेशानी है, उनका हाथ ऊपर पूरा नहीं जा रहा है। मतलब राइट हैंड में थोड़ा, मतलब शोल्डर में कुछ प्रॉब्लम है, तो हम्म। हाथ ऊपर नहीं जा रहा, तो WD हाथ से भी नहीं दे पा रहा मैं उनको, क्योंकि हाथ से देता हूँ तो प्रेशर शोल्डर के ऊपर आता है। तो दोनों टो फिंगर पे दे दो ना, 62 फिंगर डब्ल्यूडी दे दो, हो जाएगा। ओके। 62 फिंगर डब्ल्यूडी दे दो वहां पे, वो डब्ल्यूडी एक्टिवेट हो जाएगा। हमें उस एरिया पे ब्लड सप्लाई बढ़ानी है, तो उससे भी हो जाएगा 62 फिंगर डब्ल्यूडी से। इसको देने के लास्ट में बाद, वो तो हाँ, इसको देने के बाद आपको देना पड़ेगा 2S4S5, देन फिर 6 ADR। 2S4S5 के बाद 6 ADR। हाँ, और उसके बाद आप दो उनको 4 थायराइड। 4 थायराइड, ठीक है। हाँ, बस इतना ही। इसका कॉन्सेप्ट आप सबको बता दो। डब्ल्यूडी मैंने इसलिए ऐड किया है क्योंकि डब्ल्यूडी हमारा रेक्टम के एरिया जो है वो डब्ल्यूडी में आता है, डब्ल्यूडी एक्टिवेट होगा। और उसके बाद मैंने S4S5 यूज किया इसलिए भी क्योंकि वहां पर यूरिन का फ्लो बढ़ना चाहिए। जब भी आप पॉटी पास करते हैं ना, तो आप यूरिन पास 100% करते ही हैं। पॉटी जब बहुत जोर से लगती है ना, तो पहले पॉटी जाता हम मतलब हमारा पॉटी पहले, स्टूल पहले निकलता है, देन उसके बाद यूरिन निकलता है। इस कॉन्सेप्ट पे ध्यान पे रख के जो रियल लाइफ में होती है, मैंने इस चीज पर डब्ल्यूडी पहले यूज किया, देन S4S5 यूज किया, क्योंकि 2S4S5 देने से सैक्रल नर्व एक्टिवेट होती है और ये यूरिन को फ्लो कराती है। तो ये यूरिन का जब फ्लो हुआ, और यूरिन के फ्लो होने के बाद क्या होगा, क्योंकि जब प्रेशर लगा है ना इंटरनली, तो वहां पे हमारा जो डिसेंडिंग कॉलम का पार्ट है और सिग्मोइड कॉलम के पार्ट के बाद रेक्टम का पार्ट है, रेक्टम के पार्ट में क्रैक्स आएगा, इन्फ्लामेशन आएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत तना हुआ था। वो जैसे ही रिलैक्स आएगा तो ये वापस इसी शेप में आ जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी स्ट्रेस था, जस्ट लाइक गुब्बारा। अगर आप फुला के रख दो गुब्बारा को 2 दिन के लिए, उसके बाद छोड़ दो, तो वो नॉर्मल शेप में कभी नहीं आ सकता, वो वापस उतना ही ढीला ढाला रहेगा। तो वहां पे इन्फ्लामेशन बनेंगे। जब इन्फ्लामेशन बनेंगे तो हमने 6 ADR यूज किया ताकि इन्फ्लामेशन घट जाए। इन्फ्लामेशन घटेगा और ये भी हो सकता है कि उसके बाद उस चीज को पास आउट करने के बीच में इंटरनल क्रैक्स कहीं ना कहीं माइनर लग जाए। इसलिए जो हैवी कॉन्स्टिपेटेड होते हैं ना, उन्हीं को फीसर, फिस्टुला और पाइल्स की प्रॉब्लम आती है, क्योंकि इंटरनल कट्स लगते हैं। अगर इंटरनल कट्स लगे तो हमने उसके लिए 4 थायराइड ऐड कर दिया, ताकि इंटरनल जख्म बने भी तो वो ठीक हो जाएं। क्लियर हुआ? क्रॉनिक जी सर, कॉन्स्टिपेशन थैंक। का जब भी आप पेशेंट देख रहे हैं ना, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन में, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि उनको फिशर और फिस्टुला होने के चांसेस ज्यादा बनेंगे, तो हम उसको भी प्रिपेयर पहले से करेंगे कि वो नहीं होना चाहिए। इसलिए 6 ADR ठीक प्लस है। 4 थायराइड मैं अपने कॉन्सेप्ट से ऐड किया हूँ। विश्व प्रकाश सर, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है सर? आप क्या बताएंगे? किस विषय में? जो मैं बोल रहा था कि राउंड नॉर्मल ट्रीट, फुल राउंड नॉर्मल ट्रीटमेंट जो है, जिसमें कि मैंने नहीं नहीं, हाँ डब्ल्यूडी के सुन लिया बाद। मैंने नहीं नहीं, बिल्कुल कॉन्सेप्ट सही था कि ना कॉन्स्टिपेशन वाली जो सवाल था अनिल जी का, उसके बेस पर आपने बिल्कुल बिल्कुल सही से ना ये समझाया विथ लॉजिक कि डब्ल्यू डी वाला जो एरिया है उनको, तो उनको राउंड नॉर्मल देने के बाद डब्ल्यू डी और देन सेक्रल, देन आप एडीआर, ये बिल्कुल सही लॉजिक है। नॉर्मली मैक्सिमम लोग डब्ल्यू डी तक रोक रोक देते हैं, कोई उसके बाद इससे 2S4 5 और एडीआर ऐड नहीं करता। लेकिन ये एडीआर और 2S4 5 बहुत बहुत अच्छा काम ये करेगा। लेकिन इसमें ध्यान रखने वाली बात ये है कि किन पेशेंटों पर अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल सर। अगर किसी का बीपी, हाँ ये भी, ये मतलब ये मतलब कंडीशन पता होना चाहिए सामने वाले थेरेपिस्ट को। बिल्कुल। तो ये सब सारे जो कंडीशन है ना सर, ये चीज तो हम नफा में डिकोड करेंगे ना सर, और डिटेल में, ताकि ये सब चीजें कंफर्म हो जाए कि हाँ, ऑथेंटिक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि हाँ ये देना है तो ये देंगे, ताकि ये आने वाले फ्यूचर में फिक्सर हो जाए, फिस्टुला हो जाए, पाइल्स हो जाए, बच जाएगा। वरना बाद में मालूम चलेगा कि आपने अभी ठीक कर दिया, कुछ दिनों बाद उसकी आदत नहीं सुधरी, तो फिर वो बोलेगा
हमको फिशर हो गया है, अब तो ब्लड आने लगा है, तो फिर आपको बदनामी ज्यादा देगा वो। तो अनिल ये जी ने कॉन्सेप्ट जैसे कि हमें बताया, बहुत अच्छे से याद होगा। अभी अनिल जी ने बताया कि जिस पेशेंट को WD देते हैं तो उनका हाथ ऊपर नहीं जाता, और देने की कोशिश करते हैं अगर हाथ से तो उनके शोल्डर में पेन आता है। इसका मतलब साफ साफ ये है कि अभी तक अनिल जी को ना पॉइंट ठीक से देने नहीं आता। ये सुनने में खराब लगेगा अनिल जी को। हमारे पास भी पेशेंट आते हैं जिनका हाथ ऊपर जाता ही नहीं है, थोड़ा भी टच करे बहुत दर्द सर होता है। वो बताया हुआ है नीचे हाथ लेकिन करके भी दे सकते हैं, लेकिन मैं नहीं नहीं, इसमें नीचे हाथ सर करने की ना जरूरत नहीं भाई साहब। मैं बात कर रहा हूँ कि अगर पेशेंट का अगर हाथ अगर इतना भी जा रहा है, इतना भी जा रहा है, तब पर भी दे सकते हैं। अब किसी का हाथ अगर नहीं नहीं उठ रहा तब पर भी दे सकते हैं। लेकिन ये है कि किस कंडीशन में हाथ को रखना है, वो चीज सीखने वाली बात होती है। तो खैर, अभी तक आपको अभी 5 6 साल 7 8 साल जो भी हुए हैं, अभी भी थोड़ा सा इस पर आपने मतलब अपना दिमाग नहीं नहीं मतलब वो लगाया। पेशेंट को दे सकते हैं हम, हाथ को ऊपर कर सकते हैं, ये ऐसा पूरा प्रॉपर पूरा ऐसा करना जरूरी नहीं। और दाएं बाएं भी ना चलेगा वो, अगर वो हाथ अगर वो ऐसे है तब पर भी ना चलेगा। हाथ से प्रेशर बहुत ज्यादा देना हो ऐसा भी कुछ नहीं है। आपके हाथ का प्रेशर जब लगा रहे हैं तो थोड़ा बहुत प्रेशर उनके वेन पर जाना है, ना कि उसको हाथ को बहुत ज्यादा ताकत से न दबाने की ना जरूरत है। खैर कोई बात नहीं, अभी आप जैसा भी कर रहे हैं अच्छा ही वो कर रहे होंगे। नहीं सर, वो लेकिन आप माइल्ड उसको देना। माइल्ड बहुत हल्के हाथ से भी उसका प्रेशर आ रहा है, इसलिए थोड़ा दिक्कत आ रही थी। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत पेशेंट को बोलना पड़ेगा कि थोड़ा सा दर्द बर्दाश्त करे। बहुत ज्यादा तकलीफ है तो फिर मत दीजिए। फिर तो वही 62 फिंगर आप दे सकते हैं, सॉरी वही मतलब WD, राइट राइट ओवरी लेफ्ट लेफ्ट ओवरी, या फिर दोनों हाथ नीचे करके भी। लेकिन दोनों हाथ नीचे करके देने के बजाय आपका राइट ओवरी लेफ्ट ओवरी एक साथ देना ज्यादा अच्छा है। बिल्कुल। सर वो तकिए को डबल फोल्ड करके उसे भी लगा के दे सकते हैं ना, जितना हाइट है, जिस हाइट पे हाथ रुक रहा है ना वहां तक तो तकिए को डबल फोल्ड करके लेके उसके प्रेशर नहीं आएगा फिर आप अगर उसको दोगे तो, जितना वो भी जा रहा अनिल है जी ने ऊपर की तरफ। वो अनिल जी ने किया होगा, ऐसा नहीं है कि अनिल जी ने नहीं किया, वो किया होगा। लेकिन जब तकिया लगाते हैं ना तो उसके लगाने के एंगल को भी सीखना होता है। ये चीज आदमी अपने एक्सपीरियंस से धीमे धीमे सीखता है। तो ऐसा नहीं है कि अनिल जी ने बिना बिना तकिए कहीं देने का ना कोशिश करो। 2 3 4 उन्होंने भी तकिया लगाया होगा, सर डबल लेकिन तकिया थोड़ा भी सा लगाया हुआ है, डबल तकिया भी वही लगाया कहा, हुआ है राइट हैंड में। डबल ट्रिपल 4 5 तकिया लगाना पड़ सकता है, किसी किसी में सिर्फ डबल से काम नहीं चलता। लेकिन उसके एंगल को एडजस्ट करना, खैर कोई बात नहीं, ये तो आप सीख जाएंगे, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और मेरी बातों को कोई खराब मानने वाली बात नहीं है। पर कहने का मतलब था सर कि अभी आप थोड़ा थोड़ा डेमो दे के अपना बताइए ना दिमाग। सर। अभी राइट नाउ डेमो दे पाना मुश्किल है। अभी मैं राइट अभी मैं नाउ अभी सेंटर पे डेमो नहीं दे हूँ ना, पाना अभी मैं घर मुश्किल में है। सेंटर पर था। अच्छा सर, मेरा एक लेकिन क्वेश्चन है। लेकिन आपने जो बताया ना, ये ना हम आगे से ध्यान ध्यान रखेंगे। कुछ कुछ चीजों का डेमो देंगे, जरूर देंगे, इसका अब हम ध्यान रखेंगे नफा वाला क्लास में। बिल्कुल बिल्कुल सर, सर मेरे डेफिनेटली। सर सर मेरा एक क्वेश्चन है। जब पेशेंट को संडास जब जाते हैं तो पॉटी पॉट पॉट से चिपक जाती है, पानी डालने पे मुश्किल से क्लियर होती है। उनका फैट का डाइजेशन ठीक करो आप, वो ठीक हो जाएगा। फैट की वजह से म्यूकस वगैरह की वजह का प्रॉब्लम रहता है सर? उनके डाइजेशन में फैट नहीं पच रहा। ओके। सिंपल सा बात है, फैट नहीं पच रहा मतलब सीधी सी बात है। जहाँ पे तेल घी अगर जाएगा वहां पे पानी डालोगे तो पानी बह ना जाएगा तेल घी पे। हाँ। वाटर मॉलिक्यूल इसके लिए रिफ्लेक्ट क्या करेगा। थेरेपी देंगे? तो राजेश जी बताइए, अभी सर ने 3 दिन जो पढ़ाया डाइजेस्टिव सिस्टम, इसमें हम क्या है हम देंगे, तो बताइए जरा। अब तो क्या कारण पूछ रहे सर ने सर? बता दिया। मैंने कहा कि सर ने 3 दिन जो डाइजेस्टिव सिस्टम जो पढ़ाया, और अभी आपके सवाल का कारण भी बता दिया था, अब उस कारण का निवारण में आप क्या थेरेपी देंगे? अब आप इसका जवाब दीजिए। अगर फैट नहीं पच रहा है तो फैट पचाने के लिए कौन सा ट्रीटमेंट देंगे? इसके लिए ये गॉल कोई ब्लैडर और और कोई और सारे के सारे जवाब दे। ठीक है, कोई बात नहीं, और भी लोग हैं, और लोग भी जवाब दीजिए। सर न्यू अ, गॉल ट्रीटमेंट। हाँ, न्यू गॉल ट्रीटमेंट। फॉर्मूला मत राइट। बताइए, पॉइंट पर्टिकुलर 2 3 पॉइंट बताइए। फॉर्मूला तो देंगे तो काम बन जाएगा, लेकिन कोई पर्टिकुलर कोई पॉइंट का नाम बताइए।
सारे के सारे अपने आप को अनम्यूट करें और सर बताएं। गोल बेटर का। सर इसका मतलब ग्रीन वाइल प्रॉपर नहीं बन रहा। ग्रीन वाइल को ये करने के लिए गॉल ब्लैडर को स्टिमुलेट करना पड़ेगा। और कोई? वो फैट को नहीं पचा पा रहा। और कोई? सिक्स टू फिंगर गॉल, 6 CNS गॉल, ऐसे करके जो है वो देना होगा। 3-4 लोगों ने ही बोला है, मीटिंग में भी 16 लोग और हैं। देखा जाए तो 10 से 12 लोग म्यूट करके नहीं बैठे हुए, म्यूट है सारे लोग। पर गलत से कुछ आपको न्यू से बॉल में काम सर ने बताया चाहिए। था पहले फास्ट ट्रीटमेंट देंगे, फिर अजय नॉर्मल, और फिर 6 अनिल टॉपिंगर जी, अनिल जी, गॉड। मैंने कहा पर्टिकुलर पॉइंट बताइए। ये सब तो ठीक है, आप फॉर्मूला कुछ भी दीजिए, पूछने लगेगा। न्यूरोथेरेपी का यही खूबी है कि कोई भी फॉर्मूला देंगे वो पच जाएगा 2 4 5 दिन में। लेकिन पर्टिकुलर पॉइंट मैं ये पूछ रहा हूँ, एक दो पॉइंट है जिसको देने से पक्का उस पर काम बनेगा। आप कुछ भी थेरेपी दे रहे हैं, उसके आगे पीछे वो पॉइंट ऐड कर देंगे तो फैट पचने लगेगा। सर कोल्ड ट्रीटमेंट भी देंगे तो काम हो जाएगा। सर 10 मेडुला देंगे तो अच्छा हो जाएगा सर। सारे पार्टिसिपेंट सर 10 मेडुला देंगे तो हो जाएगा। बाद बाकी सर सारे लोग वन पॉइंट कॉल म्यूट देना करके रखे चाहिए। हैं सर, कोई बोलेगा नहीं। पॉइंट कॉल देने से भी होगा। पॉइंट बॉल। सर पॉइंट लीवर इनटू 6। सर 1 पॉइंट गॉल 1 पॉइंट लीवर इंटू 6 करके देना पड़ेगा। ग्रीन बाइल जो है लीवर से निकलेगा तो भी ये इफेक्टिव हो जाएगा सर। दीपक कश्यप जी आप बताइए, फिर हरपाल जी बताएंगे, फिर सर नवीन जी बेटर बताएंगे। प्लस पहले सर कोडाइकोना, सर कोडाइकोना ट्रीटमेंट कैसा रहेगा? हरपाल जी, हरपाल जी। ये तो तुक्का मारने वाली बात हो गई दीपक जी। अच्छा कोई बात नहीं हरपाल जी, कोई बात नहीं, कोई बात लेकिन नहीं अच्छा हरपाल जी। लगा, आपने अनम्यूट करके बोलने की कोशिश की, इसके लिए अच्छा लगा। कम से कम हरपाल आपने जी ये आप हिम्मत बताइए। तो किया। हरपाल जी मैं आपका नाम 3 4 बार ये बोल चुका हूँ। नीना जी। मीना जी का सर माइक अनम्यूट नहीं है, वो थोड़ा इनका नेटवर्क इस वजह के कारण वो नहीं बोल पाएंगी। अच्छा ठीक है, हरपाल जी ठीक है। तो हरपाल जी तो म्यूट करके रखे हैं। राज सिंह जी आप बताइए। सर अजय नॉर्मल। ठीक है, अच्छा नॉर्मल। ओम प्रकाश जी, ओम प्रकाश जी। ये रियलमी के नाम से कौन है? रियलमी RMX 3151, नहीं पता सर कौन है। सुनीता जी। नहीं। सुनीता शर्मा जी। अरे आप लोग बोलेंगे नहीं तो सीखेंगे ये कैसे? कुछ तो हमें हमें आपके दिमाग को समझना पड़ेगा ना कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, फिर उसी के हिसाब से विवेक सर आपको डिटेल में कुछ समझा पाएंगे। अब विवेक सर तो बोलकर निकल जाएंगे, लेकिन आप लोग कितना समझ पाएंगे ये हम तभी समझेंगे ना कि आप लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है। अब गलत से कुछ भी देखिए, बहुत लोगों का सवाल का जवाब सही था, कुछ का ठीक है, ऐसा भी ठीक ठीक है। तो उसके हिसाब से विवेक सर आपको समझाएंगे ना। अगर आप बोलेंगे नहीं तो कैसे काम चलेगा? इसमें शर्माने वाली क्या ना बात है। बोलेंगे तो सीखेंगे। सुनीता शर्मा जी, तरुणा वर्मा जी और वंदना जी, आप तीनों लोग अनम्यूट करके बताइए। सर मैं सुनीता शर्मा, गोल गोल पॉइंट में देंगे। बॉल पॉइंट देंगे तरुणा और वंदना जी। ठीक है। सर और नेक्स्ट, हाँ। दिया तरुणा था जी, पॉइंट। तरुणा जी आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है, बहुत कट रहा है। वंदना वंदना जी जी। आप बताएं। सर पता नहीं सर, हमें कोई बात नहीं।
कोई बात नहीं, सर आपको अभी पता तो है तो कोई बात नहीं, लर्निंग में आप ही ऐसा है। मत। हाँ, बोल सकते हैं, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो एक कोई बात बात नहीं। बताऊं आप लोगों को, आप सब ठीक लोगों है। को बता दूं। आप लोगों के मन में ये बात आ रही है ना कि मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, तो मुझे बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। ओके, सही है, लगना चाहिए, ओके, मान लीजिए। लेकिन मेरा पर्सनल अनुभव मैं बता रहा हूँ, कभी कभी विष्णु प्रकाश सर मुझसे काफी सीनियर है, तो कभी कभी किसी चीज के बारे में मैं कंफ्यूज जब होने लगता हूँ ना कि ऐसा कॉम्प्लिकेटेड केस है, इसमें हम ये कर सकते हैं, इसका रिजल्ट यहाँ आएगा, तो इसमें छूटेगा क्या, कॉन्सेप्ट इसमें क्या बन सकता है, तो मैं विष्णु प्रकाश सर से पूछता हूँ कि सर ये चीजें हैं, तो विष्णु प्रकाश सर मेरे से पूछते हैं ये वाला बता ये क्या है, तो मैं डायरेक्ट विष्णु प्रकाश सर को बोलता हूँ "सर, अगर तुम ऐसे पूछोगे ना तो मेरा माइंड हैंग कर जाएगा, मैं नहीं बता पाऊंगा। अभी मेरे माइंड में कुछ और थॉट चल रही है जिसको मैं सोच रहा हूँ, और आप क्वेश्चन पूछ रहे हो मेरे से, नहीं बता पाऊंगा, आप ही बताओ क्या है। सर बोलते हैं कि ये चीजें हैं, ऐसे ऐसे करो। बोला सर मैं ये सोच रहा था, मेरे कंफ्यूजन में ये आ रही थी, इसलिए मैं कंफर्म नहीं बता पा रहा था। ऐसी बात सही है सर, विष्णु का सर ऐसे हमारी बात हो चुकी है ना एक बार दो बार बीच में। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे साथ जब डिस्कशन हो, जब जब भी हुआ, तो मैंने कुछ चीजें बताई, तो विवेक सर को लगा कि यार ये कैसे संभव है। फिर विवेक सर ने थोड़ा सा सोचा, बोले हाँ सर ये तो संभव है। तो होता है तो कभी कभी, जैसे कि मैं भी, अगर सडनली मुझसे भी कोई सवाल कुछ कर दे, तो मैं भी थोड़ा सोच में, हाँ, अच्छा ऐसे कैसे, फिर हाँ, फिर जब दिमाग में सोचता हाँ ऐसा संभव है, ये चीज तो पॉसिबल है। इस जब कुंदन सर थे, बिल्कुल तो हमारी वो डिस्कशन चलता था हमारी। तो कुंदन सर कुछ इस बोलते थे तो मैं कंफ्यूज, मैं बोलता था कुंदन सर कंफ्यूज। लेकिन डिस्कशन जब करेंगे तो उसका समाधान निकलता है। हमें डिस्कशन करने के लिए बैठे हुए हैं। इसलिए आप बात लोग को करिए जब आप। बोलने को बोला जाए ना, अनम्यूट करके बोलिए ना। एक आदमी ने बोला क्वेडा इपिना, मैं उस पे हंसा भी, लेकिन मैंने उनकी तारीफ भी की। नहीं, आपने हिम्मत तो जुटाकर इतना बात तो किया कि क्वेडा इपिना देंगे, बहुत अच्छी बात है। क्वेडा इपिना को सीधी सी बात बता दूं, आप लोगों को याद होगी, क्वेडा इपिना को ना घोड़े की पूंछ बोलते हैं, याद रखिएगा। इसमें क्लास में लेंगे आगे, क्वेडा इपिना जब रिकॉर्ड करेंगे ना तो बताएंगे ये घोड़े की पूंछ क्यों है। सर मेरे ख्याल से चल इसमें बात ना गैस वाली से गैस आई भी काम करेगा इसमें। देखिए, काम तो मैंने पहले कहा कि आप कुछ भी थेरेपी देंगे, 100% काम सारे सारे चीज ये करेगा। कोडा कोना भी करेगा, किसी ने कोल बताया वो भी करेगा, किसी ने टिन टिन लगा, सब काम वो करेगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन प्रॉपर एक दो पॉइंट है जो कि डायरेक्टली काम वो करेगा, उस पर बात कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आप जो बता रहे हैं, कोई भी जिसने भी जो भी इन्हें बताया कोई भी गलत नहीं है। कोई भी चीज चीज को मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं गलत है। अभी किसी ने टाइप किया 3 कॉल 7 लीवर, सब काम ये करेगा। क्या क्या भी खोज रहा है। मतलब फिर कुछ बोलना चाह रहे हैं, हैंड राइज किया हुआ है आपका। तो ये विवेक सर, मेरा मन में क्वेश्चन आ रहा है, जैसे आपने बोला कि वो जो पट्टी चिपकने वाली बात मैंने बता पूछी थी, तो आपने बोला उसमें फैट नहीं पस रहा। हम्म। और अगर फैट पसता था तो वो स्लिप होके निकलता था, ऑयल जैसा रहता है। तो इसमें जब सर फैट पचेगा तो फिर इसमें ऑयलिंग वाली क्या बात रह जाएगी? वो स्लिपेज जो होगा, जो मतलब चिपकना खत्म हो जाएगा, ऑयल जाएगा उसके साथ में, हमारा ये समझना है आपके हिसाब से। अगर ऑयल फैट जो हमारा जो जा रहा है ऑयल, अगर वो स्टूल में आ रहा है तभी तो वो स्टूल के सरफेस पे चिपकेगा। अगर उसके अंदर ऑयल अगर हमारी बॉडी में ही एब्जॉर्ब हो जाएगा तो वो सिर्फ पानी के टेक्सचर का बना हुआ पेस्ट आएगा, जो पानी से फ्लश आउट हो जाएगा। अच्छा, ऑयल की वजह से चिपक रहा है, ये कहने का मतलब? ओके, हाँ। डायरेक्ट पास पास आउट हो रहा है। अच्छा अच्छा। हाँ। सर थैंक यू। मेरा क्वेश्चन है सर। सर वो उसका आंसर दिलवा दीजिए, जो क्वेश्चन सर ने बताया था, वो काफी टाइम हो गया, उसका जवाब तो मिल जाए कम से कम। फैट विश्व प्रकाश डाइजेशन का। सर, अनम्यूट कर लो अभी सर। किसी ने अभी किसी ने टाइप किया ना 3 कॉल 7 लीवर, और फैट है सिंपल से। सर ने अभी भी ये बताया कि जब वो डक्ट में जब वो आता है, तब वहां से क्या नाम है अपना, गॉल और लीवर जो बाइल देता है। भाई बाइल का काम क्या है? फैट की तो पचाना है ना। ये तो सर ने अभी कितनी बार ये बता दिया 3 दिन में। तो यही तो सर ये बता रहे, 3 कॉल 7 लीवर सही। सही ना जवाब है, टेन 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 मडुला भी सही है।
काम तो सब तरह की थेरेपी ये करेगा, लेकिन पर्टिकुलर 2-3 पॉइंट में ये 10 मेडुला और 3 गॉल 7 लीवर। एक ने किसी ने शायद बताया था कोल। कोल भी बहुत अच्छा फॉर्मूला है, लेकिन उसमें 3 पॉइंट आते हैं, तो ये 3 पॉइंट काम ये करेंगे। और उसमें से सबसे बेस्ट जो है मेरा मानना है 3 गॉल 7 लीवर देन 10 मेडुला। क्लियर हुआ? मैं तभी जी। से आप लोगों को बोल रहा हूँ, मैं इसलिए चुप हूँ क्योंकि विश्व प्रकाश सर ने 70% पूछ दिया, तो मैंने चाहा कि ठीक है विश्व प्रकाश सर ये आंसर कर लेंगे। लेकिन फैट नहीं पच रहा है, फैट को पचाने का काम कौन कर रहा है? बाइल बना रहा है, बाइल लीवर बना रहा है, फिर गोदाम से हमारा गॉल ब्लैडर से आ रहा है। तो जब तक अगर आपके गोदाम में स्टॉक पड़ा हुआ है तो कंपनी कितना प्रोडक्शन करेगी? फिर तो गोदाम का रखा हुआ सारा स्टॉक तो सड़ जाएगा ना। इसलिए पहले 3 गॉल देन 7 लीवर। उससे पहले 10 मेडुला भी ठीक रहेगा। 3 गॉल 7 लीवर देखिए अपने आप में ऑलरेडी इतना अप्रोप्रिएट है कि वो उस ऑयल के डाइजेशन कंटेंट को मेंटेन कर देगा। लेकिन अगर आप 10 मेडुला दे रहे हैं तो 10 मेडुला टोटल वेगस नर्व को एक्टिवेट करेगा। तो उसके कंपैरिजन में देखा जाए तो 3 गॉल 7 लीवर बेस्ट है। आप चाहें तो 10 मेडुला भी ऐड कर सकते हैं। सर ये देखिए प्रॉब्लम तो क्या, मेरे को भी है, तो मेरे को भी फैट डाइजेशन का लेना चाहिए, मतलब मेरा भी स्टूल मतलब वो हलवे की देखिए तरह आता है। मैं ना अभी ना इसी विषय पर आने वाला था कि बॉडी में मतलब हम सभी तो खाना खाते हैं कुछ ना कुछ, और ये ऑयली चीज अगर किसी को अक्सर हो रहा है तो इट मीन्स उसके सिस्टम में दिक्कत है। तो डायरेक्टली 3 गॉल 7 लीवर देने से कुछ नहीं होगा। उससे पहले कोई के फॉर्मूला आपको अप्लाई करना पड़ेगा, जिसने किसने यूडीएफ भी कहा था। वो सब फॉर्मूला देने के बाद कुछ दिन बाद हम 3 गॉल 7 लीवर को स्पेशली अलग से देंगे, तब जाकर ये और अच्छे से काम ये करेगा। क्योंकि उनका का गॉल 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 ब्लैडर और लीवर प्रॉपर काम कर रहा है, लेकिन बॉडी कंफ्यूज है। जब कुछ भी हम फैटी चीज खा रहे हैं तो बॉडी कंफ्यूज है कि हम मेरे को जो फैट जो आ रहा है उसके लिए कितना बाइल प्रोड्यूस ये करना है। बॉडी इसको समझ नहीं हो पा रहा, उसकी कोड को पढ़ नहीं हो पा रहा। तो कोड को ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको सारे सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा। इसीलिए हमें उससे पहले किसी न किसी फॉर्मूले को अप्लाई करना जरूरी है। ये मोटा मोटा समझा ये यही सब तो विवेक सर ने कहा ना। तो नफा में इस पर हम डिटेल में बात ये करेंगे। तभी सर ने परसों ही कहा कि इसमें हमारे साथ 6 महीने भी लग सकते हैं, 7 महीने भी, साल भी लग सकता है, 9 महीने भी लग सकता है। क्योंकि एक एक चीज को ना कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में हमें बहुत कुछ बताना वो पड़ेगा। और एक ही बात को कई बार रिपीट करना पड़ेगा। आज जो बताया शायद 10 दिन बाद दोबारा से बोलना वो पड़ेगा किसी और संदर्भ में। तो मेरा ऐसे ही सिंपल सा आप लोग एक जब तक कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को बता दूं विश्व प्रकाश सर, मैंने एक चीज बहुत नोटिस किया है। पेट को ठीक करने के लिए ना बहुत बड़े बड़े फॉर्मूले बने हैं न्यूरोथेरेपी में, और बहुत सारे फॉर्मूले की जगह पे तो बहुत मिराकल रिजल्ट देते हैं। इसमें जितने लोग यहाँ है ना, आपको और मुझे छोड़कर 15 लोग, उनमें से सारे लोगों ने नॉर्मल एज ए नॉर्मल फॉर्मूला, और उसके बाद राउंड नॉर्मल फॉर्मूला, या फिर जीवन धारा फॉर्मूला, यूडीएफ ट्रीटमेंट फॉर्मूला, और नहीं तो कोल्ड ट्रीटमेंट फॉर्मूला अच्छे से यूज किया होगा। लेकिन इनके सीक्वेंस बना के कि इस कंडीशन में पेशेंट आ रहा है तो हम यही ट्रीटमेंट देंगे, गैस ओनली का पेन आ रहा है हम यूडीएफ देंगे, कोल्ड यूडीएफ देंगे। लेकिन कोल्ड यूडीएफ दे के क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। कोल्ड यूडीएफ देने के बाद कभी भी वो कोल्ड ट्रीटमेंट देना ऐड करना कंपलसरी माइंड में सोचती भी नहीं है। क्या कि उनकी बॉडी का नेचर फैटी है, वो थोड़ा फैटी है, उनका पेट का मांस थोड़ा दिख रहा है, मतलब उनका फैट डाइजेशन नहीं है। हम यूडीएफ के साथ उनको कोल्ड ट्रीटमेंट देंगे तो उनका छाती का बर्निंग भी खत्म हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट कोई ला ही नहीं पाता। ये समझ लेते हैं ना कि हाँ हमने यूडीएफ दे दिया पेट ठीक हो जाएगा। भैया नहीं होने वाला। आपको कॉन्सेप्ट देना पड़ेगा वहां ठीक करने के लिए। तो ये सब डिटेल तुम नफ्े में करेंगे तब तो लोगों को ऑथेंटिक पता चलेगा, लेकिन ऑथेंटिक प्रोसेस बनाएंगे कहाँ पे? सर आपके अगर यूडीएफ के बाद कांटेक्ट में आपने क्या बोला, वो आवाज कट गई थी आपकी। यूडीएफ देने के बाद कभी आपने कोल्ड ट्रीटमेंट दिया है पेशेंट को? यूडीएफ कंप्लीट किया और किया है? मैंने लार्ज फॉलिक बना सुना था सर, इसलिए लार्ज फॉलिक तो दिया हुआ है अक्सर। सर ये मोटे पेशेंट को जो थुलथुले हैं उनको देना है होगा। अरे नहीं नहीं, लार्ज विवेक सर का कहने का मतलब है कि कोई पेशेंट अगर आ रहा है आपके पास, वो उसकी डाइजेस्टिव सिस्टम का इशू है, तो आपने कोई भी फार्मूला अप्लाई जब किया तो उसको अप्लाई करने के बाद उसका देखा कि अच्छा पर्टिकुलर ये चीज तो उसका ठीक हुआ, ये हुआ ही नहीं,
उसके अकॉर्डिंग आपने फॉर्मूले को सेटअप किया कि हमें डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करने के लिए अरे आपका मोबाइल। पहले हम यूडीएफ देंगे, फिर हम एचसीएल देंगे, या फिर हम उसके बाद से बेटा प्लस न्यूगल देंगे। एक सीक्वेंस आप लोगों ने ये बनाया, ये तभी बनेगा जब उसके 84% डाइजेस्टिव सिस्टम है में। चार्जिंग। मैम आपका माइक ऑन है। मैंने म्यूट कर दिया। अच्छा, तो ये है कि आपको सीक्वेंस से पहले उसकी प्रॉब्लम में किस तरह का दिक्कत है, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम में, उसके अकॉर्डिंग आपको सेटिंग करना पड़ेगा। समझ बात में आया यही है मेरी ना बात? सर, बात यही सर चीज हो यही जाती है ना कि जब हम बोलने का मौका देते हैं ना डिस्कस करने के लिए, तो लोग चुप चुप के बैठ जाते हैं, एकदम जैसे लगता है ना एक उस्ताद पीछे में एक व्यक्ति की मूरत बैठा दो, उसके आगे धूप धूप बत्ती जला दो तो वो ज्यादा खुश हो जाए। लेकिन यहाँ लोग खुश नहीं होते, चेहरे पे स्माइल नहीं आती। देखिए वंदना जी बैठ के कहावत, मुस्कुरा रही हैं। एक एक कहावत है कि छोटा परिवार सुखी परिवार। तो ये आप लोग लगती है कि मात्र हम लोग 17 लोग, 17 लोग में मेरे को विवेक सर को निकाल, तो ये 15 15 लोग हम क्वेरीज को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। अगर 50 100 लोग होंगे ना, तो आपको बोलने का मौका मिलेगा ही नहीं। 100 लोगों में 10 लोग भी ये बोलेंगे तो 90 लोगों को मौका मिलेगा ही नहीं। तो ये आप लोग को अभी अच्छा अपॉर्चुनिटी है बात करने का, समझने का, तो आप लोग बात ही नहीं कर रहे हैं। तो कोई बात लेकिन नहीं, हमारे आगे आप लोग बहुत माइंड नए में हैं, है ना सर कि लेकिन हमें आप सवाल एक तो करिए। फॉर्मूला को डिकोड सीखना है, सिर्फ एक फॉर्मूला का डिकोडिंग सीखना है। अरे भैया एक फॉर्मूला का डिकोडिंग छोड़ो, हम यहाँ पूरे न्यूरोथेरेपी का फॉर्मूला डिकोड मारने वाले हैं, ऑल टू ऑल। टाइमिंग हमने 6 महीने रखी है, साल भर खींचेगा कोई बात नहीं, हम वही कॉस्ट में विदाउट एनी एक्स्ट्रा चार्जेस आपको कराएंगे। आपको इतना कॉन्सेप्ट उसमें बताएंगे कि आप समृद्ध अपने आप को बना पाए। जब तक न्यूरोथेरेपिस्ट अपने आप को समृद्ध नहीं होगा, अपने कॉन्सेप्ट अपने नॉलेज के हिसाब से समृद्ध नहीं होगा, अपने पेशेंट को ठीक नहीं करेगा, तो उसके पास इकोनॉमी भी जनरेट नहीं होगी। आप भले ही 200 रुपया लेते हैं ट्रीटमेंट देने का आप या 500 रुपया लेते हैं, आप आपके पास भी पैसे आएंगे तो आप समृद्ध बनेंगे। जब समृद्ध बनेंगे तो आप में कैपेबिलिटी आएगी, आप न्यूरोथेरेपी को एकदम फक्र के साथ सीने मतलब सीना ठोक के बोलते हैं कि अपने कॉन्फिडेंस में लोगों को बताएंगे, तभी तो न्यूरोथेरेपी समृद्ध होगी। ये हवाबाजी में कि ये कराएंगे हम, ये कराएंगे हम, ये करा रहे, ये फलना वो ढकना वो चिल्ला, न्यूरोथेरेपी कभी आगे बढ़ ही नहीं पाएगी। गुरु जी ने इतना अच्छा कॉन्सेप्ट दिया है, तो उस सपने पे कि हमें न्यूरोथेरेपी को भारत की उस संस्था पे लाना है, उस जगह पे लाना है जिस जगह पे लोग पहले डिटेक्ट करें कि नहीं थेरेपी कराएंगे। जो यहाँ पर दो लोग तो ऐसे हैं जो मुझको जानते हैं पहले से, एक अनिल जी और एक दीपक जी। आप लोग को ध्यान में होगा, आप लोगों ने मेरे साथ मेरी भी क्लासेस ली हैं जब कुंदन सर थे, 2 साल 2.5 साल 3 साल पहले की बात है। आप लोगों ने मेरी जितनी भी क्लासेस ली थी, आप लोगों को क्वायरस में मैं ज्यादातर 3 4 तरह के फॉर्मूले इस्तेमाल करता था मैं। आप लोगों को याद है कि आप लोग जब क्वायरस में मैं क्या क्या फॉर्मूले का इस्तेमाल मैं करता था? अगर आप लोग को ध्यान में हो, तो आज भी मैं वही फॉर्मूला इस्तेमाल करता हूँ, और उसी से पेशेंट ठीक होते हैं। कैसे होते, यही सब आपको फ्यूचर में हम सिखाएंगे कि आपको ना फिर दुनिया में किसी तरह की, हमारा भी फ्यूचर में कोई और प्रोग्राम करने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। आप 3 4 6 महीने में इतने समझ जाएंगे कि सारा का सारा जो घूम फिर कर वहीं पर बात चली जाती है। अब उसको हम अलग वे में उन्हें बताया तो 50 कोर्स भी लॉन्च करते तब पर भी नहीं सीख पाएंगे आप लोग। ये आप लोग को समझने की ना जरूरत है, जब तक आप लोग बोलेंगे नहीं आप लोग सीखेंगे नहीं। सर हम कुछ पूछे? बिल्कुल पूछिए बिल्कुल, पूछिए। गोल्डन चांस है, पूछिए। सर सर हम ये पूछना चाह रहे हैं ना कि किडनी पेशेंट एक है, उनका बीपी लो होता ही नहीं है, 185/100। तो इस केस में उनके बीपी को लो करने के लिए कौन सा ट्रीटमेंट देना चाहिए? सुनिए सुनिए, किडनी पेशेंट और हार्ट पेशेंट, इनके बारे में कभी भी बात करना हो तो पूरी डिटेल सामने हो तो ही सवाल करें, क्योंकि किडनी और हार्ट वाले पेशेंट जो है ना, बड़े मतलब क्रिटिकल टाइप के होते हैं, इनके बारे में कुछ भी बोलना गलत हो सकता है। तो डायरेक्टली इसके बारे में बताना सही नहीं है। अगर मैं बता दूं कि फला किडनी दो और किडनी के साथ उनको कुछ और इश्यू चल रहा है, वो देते ही दिक्कत उनकी बढ़ सकती है। इन सब पेशेंटों में ना हमें उनको रिवाइव करने का मौका भी नहीं मिलेगा, कभी ऐसा भी हो सकता है। तो इसीलिए किडनी और हार्ट के पेशेंटों के लिए जब भी सवाल करना हो, पूरी डिटेल होनी चाहिए, पूरी। तभी सवाल करें, और वो पर्सनली बैठ कर सवाल ही करें, 1 to 1।
हाँ। सिर्फ कोई और यही का दो कोई पेशेंट है, प्रश्न है? किडनी और हार्ट। ठीक है, किडनी के अलावा एनीवन? कोई और सवाल कर लीजिए आप। जहां तक पूछना है क्वेश्चन, ओपन माइंडेड, सर ब्लाइंडली क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम एक सर एक टॉपिक क्वेश्चन है लेके सर। बैठे हैं और अपने बगल किताब खोल के रखे हैं, हम ये किताब देख के वो किताब देख के बताएंगे, नहीं। हाँ, जब हमें पढ़ाना होता है ना तो गुरु जी की वेद का हेल्प हम जरूर लेते हैं, क्योंकि वेद को जब हम नजर डालते हैं ना तो हमें उसमें से कुछ और चीजें आभा के रूप में दिखती है कि ये चीजें भी है, ये चीजें भी है। लेकिन जब पढ़ाने बैठते हैं ना तो अगल बगल किताब का किताब ताप करके ये वो करके हम नहीं पढ़ाते। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो देखेंगे कॉपी पेस्ट करेंगे, हमारा वो काम नहीं है। कॉन्सेप्ट हमने सामने रखा, गुरुजी को प्रणाम किया दिल से, जो बातें आएंगी वो प्रामाणिकता के साथ आएंगी, क्योंकि ये गुरुजी की ऑथेंटिक न्यूरोथेरेपी है। सर एक सवाल है सर मेरा। बिल्कुल। सर, हाँ सर, आवाज आ रही है ना? परफेक्ट। हम्म, सर जैसे एक पेशेंट है, उनके बॉडी के राइट साइड में पेन रहता है, लेकिन अगर अपन ये एसिड पॉइंट देखते हैं, एसिड अल्कलाइन पॉइंट को चेक करते हैं, तो एसिड में पेन आता है। ठीक है। तो सर मतलब ऐसा बोला जाता है ना कि अगर बॉडी के राइट राइट पूरे भाग में पेन है तो अल्कलाइन ट्रीटमेंट देना चाहिए। लेकिन जब हम चेक कर रहे हैं फिंगर में फिंगर में जब चेक कर रहे हैं तो एसिड पॉइंट में पेन आ रहा है। तो सर उसको एसिड ट्रीटमेंट दे कि अल्कलाइन ट्रीटमेंट दे? और उस पेशेंट का ना मतलब अधिकतर जब भी चेक करती हूँ ना तो एसिड में ही पेन आता है मैक्सिमम। मतलब वो बैलेंस में पूरा नहीं हो पाता, केमिकल बैलेंस नहीं हो पाता है, चलो एसिड एक चीज पॉइंट में मैं ही पेन रहता है। मैं एक छोटा सा इसी पे सवाल पूछता हूँ आपसे, आप उसका आंसर दो तो आपको शायद मे भी क्लियर हो जाएगा। पेशेंट आपके पास सुबह आता है या शाम में आता है? वही दिन में ही, दिन के दिन समय। में कितने बजे? 10, 11, 12, 2, 3, 5, कब? आ, सर वो 3:30 4 बजे से लेके 7 बजे के बीच में। ठीक है, उसको पेशेंट को ना आप एक दिन बोलो कि सुबह 10 बजे के टाइम पे आना आप, 10 से 11 बजे के बीच में। अच्छा। जी सर। और एक बार उनका फिर से वापस वही एसिड और एल्कलाइन चेक करके देख। अब आप ये मेरे जो सवाल आपको दिया ना, इस सवाल पे आप बताओ मैंने क्या कॉन्सेप्ट सोचा और जो आपको ये बात बता दिया। सर के माइंड को पढ़ने का कोशिश ये करिए कि सर क्या बोलना चाहते हैं। एकदम सिंपल सा लॉजिक है। पहली बात बता रहा हूँ, ये लॉजिक ना सर मैं अभी मुझे आपको लाइफ में अभी अभी अब तक मेरे कैरियर में मैं पहली बार ये क्वेश्चन आप पे दे रहा हूँ, और ये लॉजिक मैं अभी के अभी विद इन अ मिनट क्रिएट किया हूँ, जो मेरे माइंड में आया है। इसलिए सर इस एक बार लॉजिक और को ना बोलिए बहुत सर। आसान से समझिए। पेशेंट आपके पास सर ने पेशेंट आता है, उसकी बॉडी के राइट साइड में पेन है, डायग्नोस कर रहे हैं तो उनका एसिड का पेन आपको ज्यादा मिल रहा है। पेशेंट आपके पास आता है 4 बजे के लगभग, 3 4 के बीच में ट्रीटमेंट कराने के लिए। जी, चार ठीक है। बजे 5 बजे हाँ, इस टाइप में। पेशेंट शाम। पेशेंट को आप सुबह बुलाइए मॉर्निंग का टाइम पे, 10 o'clock के अराउंड, या आप जाते हैं तो 10 o'clock के टाइम पेशेंट के पास जाइए और चेक कीजिए कि उनका एसिड अल्कलाइन तो पेन क्या दिखता है। जी ठीक है सर। फिर देन सर आपको फर्क नजर आएगा। बताइए। सब लोगों को बता दूं, यहाँ पे 14 लोग और हैं, कुछ लोग एग्जिट कर गए, कर गए अच्छी बात है, कोई मतलब नहीं है, एग्जिट अब कर गए जितने अच्छी लोग बात है। कोई इस बात सर ने तकलीफ हमें नहीं है। लेकिन हमारा जो लॉजिक और है ना, वो लॉजिक नफा की लॉजिक, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, आप लोगों को, आप लोग ध्यान देते हैं या नहीं देते हैं आई डोंट नो, मुझे उससे कोई अपना पर्सनल लस्ट नहीं है, लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूँ उस चीज पे ध्यान दीजिएगा। सकते हैं। आपका आपका सवाल का जवाब देकर हम बता लेंगे, लेकिन सर का इस तरह से सवाल करने का मतलब है कि आप अपने दिमाग पर जोर डालें लॉजिक लगाने के लिए। वो लॉजिक समझ जाएंगे तो वो फ्यूचर में और भी पेशेंट पर काम आने वाला है। हम तो प्रॉब्लम का हम समाधान बता दें कि आप ऐसा कुछ करिए, ऐसा ऐसा ये करिए, पेशेंट ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसा बताने से आप जीवन भर हमारे ही सहारे पर टिके रहे और रहेंगे कि कुछ भी दिक्कत होगा तो चलो वीपी सर को फोन कर लेते हैं। लेकिन आप जब कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे तो आपको फ्यूचर में कभी भी किसी कोर्स को और लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना किसी को फोन करने की जरूरत ही पड़ेगी। सर ने क्यों कहा कि दोपहर को जाए आप सुबह को ये करिए, क्यों कहा?
ऐसा क्यों क्यों कहा, कहा? सोचिए। हाँ सोचिए ना, क्यों कहा। सर क्योंकि वे- सर शायद फर्स्ट हाँ हाफ में क्योंकि, हाँ अ, फर्स्ट आपने, मतलब हाँ बोलिए बोलिए। शायद बॉडी का जो एसिड है वो, क्योंकि अपन के दिन में लंच किए रहते हैं ना, लंच में मैक्सिमम मतलब प्रोसेस्ड फूड ही खाया जाता है, तो उसके बाद चलिए, एसिड बढ़ा हुआ ही बहुत अच्छा, बताएगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, अच्छा। अच्छा बोल, थोड़ा और बहुत बहुत अच्छा आपने कॉन्सेप्ट है, और बहुत अच्छा। जैसे ब्रेकफास्ट, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और बोलिए बोलिए बोलिए, थोड़ा दिमाग पर थोड़ा जोर जोर आप डालिए। अच्छा चल रही हैं आप, बहुत सर अच्छा बोला आपने, एसिडिक चलिए। एसिडिक फूड की मात्रा क्या अपने बॉडी में मतलब 2 टाइम चली गई रहती है। शाम के समय में मतलब मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट भी किए रहेंगे वो पेशेंट और फिर लंच भी किए रहेंगे, तो मैक्सिमम बिल्कुल सही है। मतलब प्रोसेस्ड मेरे फूड हिसाब गया से रहेगा बॉडी आप में। बस बस सही कहा आपने, मेरे हिसाब से तो सही कहा, बाद बाकी अब विवेक सर और सर आपको ने बताएंगे। जैसा बताया कि आप सुबह के टाइम में चेक करो, तो सुबह के टाइम में मतलब कई लोग ऐसा होते हैं कि जैसे हम लोग बताते हैं क्लिनिक में कि आप ब्रेकफास्ट में मैक्सिमम रॉ फूड लिया कीजिए, जैसे फ्रूट्स वगैरह मैक्सिमम, और अंकुरित ये मूंग चना फली वगैरह हो गए। तो अगर उस टाइम पे अपन चेक करते हैं, मतलब फर्स्ट टाइम ही उन्होंने मिल लिया है एसिडिक फूड लिया है, तो शायद बॉडी में कम बताएं एसिडिक उसके ब्लड में। सर एक्चुअली में ना मेरा एक्सपीरियंस ज्यादा नहीं है नहीं अभी, नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत कम प्रैक्टिस डजेंट अभी मैंने मैटर। वंदना जी पहली किया बात है बता सर। दूं आपको, पहली तो बात सर सिंपल मेरा सी अभी बात। और कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है सर, बहुत अच्छे वंदना से। जी, वंदना जी सॉरी आपको बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ, पहली बात बुरा लग रहा होगा, जी लेकिन सर। पहली बात बता दूं आपकी इस बात रमेश को रमेश काटने नहीं के करो। लिए। और यहाँ पे विश्व प्रकाश सर है ना, मुझसे काफी सीनियर है, सही बता रहा हूँ आपको, मुझसे काफी सीनियर है, मेरे से दुगने से ज्यादा इनको अनुभव है। बट फिर भी मैं अगर विश्व प्रकाश सर के साथ बैठ के मंच पे अगर पढ़ा रहा हूँ, तो इसमें ये काबिलियत है मेरे अंदर कि मैं आपको उस चीज की गहराई पे समझ के समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तभी मैं यहाँ इस मंच पे बैठ के पढ़ा पा रहा हूँ। तो इसमें अनुभव बिल्कुल। की अगर बात कही जाए ना, तो विश्व प्रकाश सर से मेरा अनुभव तो आधा भी नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ। तो आप अपने थॉट प्रोसेस के हिसाब से किस चीज को कितना डीप एनालिसिस कर पाते हैं, ये आपके अनुभव पे भारी पड़ जाता है। मन- डीप एनालिसिस आपके अनुभव पे भारी पड़ता है, तो ये एनालिसिस अगर आप करना सीख जाएंगे, नफा में आपको तो मैं ये सिखा के छोड़ूंगा, उससे पहले तो छोड़ने वाला नहीं हूँ। तो नफा में जब आपको सिखाऊंगा तो ये चीज आप समझ जाएंगे। मैंने क्वेश्चन पूछा था आपसे, पेशेंट कितने बजे आते हैं, क्योंकि मेरे माइंड में ये चीज पहले से कि एसिड का पेन और एल्कोलोसिस का पेन दोनों मिल रहा है, मतलब बंदा रात में सो रहा होगा तो बंद रूम में सोएगा, अकड़न शरीर में आएगी, एल्कलाइन का पेन चला जाएगा, लेकिन दोपहर होते ही उसकी बॉडी में पित्त बढ़ेगा और बंदा सही से खाना नहीं खाएगा तो एसिड का पेन चढ़ जाएगा। तो दोनों सिम्टम तो आपको दिखने वाले हैं, एल्कलाइन भी दिखेगा, एसिड भी दिखेगा। तो बेटर है कि उसको मॉर्निंग में आप चेकआउट करो ना, उनकी भूख कैसी लगती है, एसिड कितनी बढ़ती है। दोपहर के टाइम पे भूख लगेगी तो बंदा आपके आने के पास, क्लिनिक में आने के चक्कर में खाना नहीं खाएगा, भूख नहीं लगेगी, तो पेट की एसिड जब ब्लड में जाएगी, नेचर एसिड ही क्रिएट कराएगा। रात में बंदा सोएगा, बंद एसी में सोएगा, कूलर के ठीक सामने सोएगा, ठंडी हवा में आएगी, बॉडी में अफड़न आएगा। तो नेचर तो आपके सामने मैंने रख दिया, बाद बाकी डायग्नोसिस करके आप बताएंगे आगे तो मैं ट्रीटमेंट बता पाऊंगा। वंदना जी ये बताइए कि पेशेंट को जो पेन होता है राइट साइड में, वो कहाँ कहाँ होता है। सर शोल्डर में, यहाँ शोल्डर में रहता है उनको, नेक में रहता है, और राइट पैर में पूरे, थाइस वगैरह में, हिप में, और देखिए, अभी आपको मैं बताता हूँ, राइट साइड पेन का मतलब हमारे बॉडी पार्ट में नहीं होता, बॉडी के ऑर्गन की बात होती है। मैं उसमें भी बोलता मैं, लेकिन चुप हो गया कि पहले सर ने कुछ बोला, तो मैंने बोला कि चलो पूरे इस कॉन्सेप्ट को पहले क्लियर कर ले। राइट साइड पेन का मतलब बॉडी नहीं होता। राइट साइड पेन मतलब बॉडी के राइट साइड में जितने ऑर्गन है अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के, उसकी पेन की बात होती है। एक पार्ट की बात हो गई, तो एक सर पार्ट। हाँ पार्ट की बात है सर, ऑर्गेन्स में कोई प्रॉब्लम हाँ, नहीं है। तो ये जो पार्ट है ना, अब आपने बताया शोल्डर में, नेक में, साफ साफ है कि उसको सर्वाइकल स्पोंडिलाइटिस की पेन है। और उसी तरह सर्वाइकल में जो स्पोंडिलाइटिस है वही उसके कमर में भी है। तो उसके लेफ्ट साइड में कंप्रेशन किसी कारण से इत्तेफाक है कि उसके राइट साइड में कंप्रेशन ज्यादा हो रहा है, सर्वाइकल में भी और कमर में भी, मतलब लंबर में भी। इसीलिए उसके राइट हैंड में भी पेन है और राइट लेग में भी पेन है। ठीक है। और स्टिफनेस भी इसीलिए आती है क्योंकि डिजेशन जब बढ़ता है तो स्टिफनेस आना स्वाभाविक है, और उस पर तड़का मारता है
ये जो अभी विवेक सर ने समझा है, ये सब चीजें उस पर और उसको हमारे और बढ़ा देती है। दोनों ही कारण काम है, दोनों ही कारण है, लेकिन मेन मेजर जो कारण है जो अभी बात की हमने, मैं उसमें बोलना चाहता था लेकिन मैं चुप हो गया कि पहले चलो इसको पहले क्लियर कर ले। तो और ये ऑर्गन और बॉडी पार्ट्स को समझिए कि राइट साइड की जब भी बात होगी अगर हमारे न्यूरोथेरेपी में, तो उसका मतलब ये है कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन में पेन होना चाहिए राइट साइड में, तब हम उसके राइट साइड का ट्रीटमेंट देंगे। ठीक है दीपक सर, मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही सर। इसी चीज को मैंने समझाने के लिए इनको ये बात बताई ना कि सुबह सो कर उठते हैं तो दर्द कहाँ आता है। कॉन्सेप्ट ये क्लियर होना चाहिए, अदरवाइज फिर वही इसी में कंफ्यूजन आएगा कि एसिड का पेन है अल्कलाइन का पेन है, ये देंगे तो वो और का कम कोई होता ना है तो सवाल, वो। किसी और का कोई कोई सवाल तो ये करिए, समय हाँ सर, बहुत एक कम है। हाँ सर, सुनीता एक जी ये बैठे पूछना बैठे था सर, सो गई मेरा है लगता है। ट्राइग्लिस हेलो हेलो बोलिए राजेश जी बोलिए। सर, वो मेरा ट्राइग्लिसराइड जो है ना 300 के आसपास रहता है, ये बड़ी प्रॉब्लम है, ये कम नहीं हो पा रहा सर, इसके लिए बताइए छोटा सर सा ट्रीटमेंट न्यूरोथेरेपी करो, में। दो दो स्टेप का ट्रीटमेंट बताता हूँ। 10 पेन 2 थायराइड 1 पॉइंट लिवर इंटू 2, 15 दिन कर लो, सुबह शाम फिर 2 मिनट, बताना। 2 मिनट, दोबारा सर रिपीट कर दीजिए, मैं नोट कर लेता हूँ। 10 पेन 2 थायराइड 2 थायराइड 1 पॉइंट लिवर इंटू 2, 1 पॉइंट लिवर इंटू 2। 2 पंद्रह मतलब दिन लीवर सुबह को शाम। लीवर को 2 बार देना है इंटू 2, मतलब या पूरे फॉर्मूले को? अपर पॉइंट और मिडिल पॉइंट, लोअर पॉइंट नहीं। अपर पॉइंट और मिडिल पॉइंट? बस अच्छा बस दिन में 2 बार, मॉर्निंग इवनिंग, 15 दिन के बाद वापस कोलेस्ट्रॉल चेक कराना। सर, ये इससे लीवर बहुत का अपर फायदा पॉइंट और होगा। मिडिल? हाँ, सर लीवर ये का अपर और लीवर का लीवर, मिडिल। अच्छा। बस और ये 10 पेन एक बार देना, 2 थायराइड 2 बार देना, मतलब थायराइड 2 बार देना है, और 1 पॉइंट लिवर इंटू 2, ये 2 बार देना है, अपर पॉइंट और मिडिल पॉइंट। राजेश जी अगर जी सर। हम ट्रीटमेंट बता रहे हैं तो आपको इतनी बार रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अगर आप एज अ थेरेपिस्ट इस चीज को लिख रहे हैं तो आपके पास डिटेल्ड क्लैरिफिकेशन होना चाहिए। हमने ट्रीटमेंट बताया पहला 10 पेन 2 थायराइड, 10 पेन 2 जी हाँ। थायराइड मतलब 10 पेन दिया 2 थायराइड दिया, दैट्स ओके, खत्म। ठीक है। थायराइड 2 बार देना है, पेन 10 बार देना है, ये वो लोग बोलते हैं जो अभी डिप्लोमा कंप्लीट गलत है। करके न्यू न्यू फ्रेशर हो रहे होते हैं या लर्निंग फेज में हाँ, होते हैं। ठीक है, ठीक है। अदरवाइज वो लोग ऐसे कमिटमेंट नहीं करते हैं। दूसरी बात मैंने बताया वन ठीक है। पॉइंट लीवर इंटू 2, तो जब पॉइंट लीवर की बात आती है तो उसकी दो ही फ्रीक्वेंसी देनी है, मतलब अपर और मिडिल, फिर खत्म। अगर स्पेसिफिक, अगर हमें अच्छा। किसी एक पॉइंट को ही रिपीटेशन करना होता है, जैसे मैं बोलूं 1 डाउन लीवर × 3, तो मतलब 1 डाउन लीवर कह दिया अगर मैं, तो नीचे वाला लीवर का जो तीसरा पॉइंट है उसको 3 बार देना है, तो सिर्फ वही वाला पॉइंट 3 बार देना है, अपर और मिडिल नहीं जी हाँ। देना। तो ये वर्ड्स ट्रीटमेंट के जो है ना, ये अगर आप इस चीज को ध्यान रखेंगे ना तो सबसे इजी होते हैं समझने में। वरना जिनके माइंड में जरूर लगता है ना जरूर। ये क्या है ऐसे, वो ये देना वो देना, ये गलत है। कितने लोगों को सर बोल दो इसमें ना, अब सिंपल सी बात है, कितने लोगों को बोल दो सिंपल सी बात, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ओपन एक पॉइंट बता रहा हूँ सिर्फ, बहुत लंबा चौड़ा नहीं। 1 गैस ओनली 6 गैस ओनली, 1 गैस ओनली 6 पॉइंट, इतने में ही लोगों की कंफ्यूजन हो जाती है। ये 1 गैस ओनली 6 गैस ओनली 1 गैस ओनली 6 पॉइंट, ये क्या हो गया, इसी में कंफ्यूज कर जाएंगे। मैं जी हाँ। कंफर्म बता रहा हूँ आपको, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि इतने में ही उनकी कंफ्यूजन आनी शुरू हो जाती है। क्यों? सर अभी अभी इसको थोड़ा डिस्क्राइब कर देंगे सर, इसका मतलब 10 पेन आपने बताया, 2 थायराइड 1 पॉइंट लिवर इंटू 2, और लीवर में हम्म जो अपर पॉइंट और मिडिल पॉइंट, ठीक है? तो हम्म अभी इसका थोड़ा सा लॉजिक अगर और बता दे तो मेहरबानी होगी, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा इसमें, बाकी ये तो समझ में आ गया। नफा का वेट करो आप, सर नफा में तो एडमिशन ले लिया, नफा में वेट भी नफा का करेंगे, वेट करो। कल लेकिन ये कल पर्टिकुलर क्लासेस मेरा खुद होने का वाली इशू है। है, इसलिए थोड़ा
मेरा खुद का इशू था, इसलिए पर्टिकुलर थोड़ा समझना चाह रहा था मैं लॉजिकली। बोला तो आपको, नफा का वेट करो, मिल जाएगा। एक सर टाइम ऐसा नफा भी में था तो ना, एक टाइम ऐसा हुआ था, मैं पर्सनली बता दूं, एक टाइम मैंने भी अपना जस्ट मजाक मजाक में बॉडी प्रोफाइल टेस्ट कर दो, देखते हैं क्या आएगा। हवे हवे में कहते छोटा चेक करा देता ना, कुछ है नहीं, फिट एंड फाइन, तो देखते हैं क्या आता है। मेरा ट्राइग्लिसराइड जो था ना, बॉर्डर लाइन बढ़ा हुआ मेरे को मिला था। जनरली जी जो हाँ। रेंज होती है 160 की रेंज होती है ना। हाँ हाँ, मेरा 180 के राउंड आया था। मैं बोला वाह, बढ़ा हुआ है, अच्छा बात है, बधाई हो, कुछ चीज तो मिल गया। मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ 10.2 थायराइड 1.11 into 2 मैंने मतलब एक बार लिया, हफ्ते तक लिया, फिट हो गया। क्योंकि मुझे ना कुछ सिम्टम्स नजर आए थे, जिस चीज को डाउट में रख के मैंने कराया था। सिम्टम्स दिखे थे क्या, कि जब मैं ट्रीटमेंट कंटिन्यू पेशेंट को कर रहा होता था ना, तो जब मैं फ्रीक्वेंसी बोल रहा हूँ कंटिन्यू, तो बोलते रुकते थी। मुझे लगता है कि ये थोड़ा सर चॉकिंग आवाज। की प्रॉब्लम आ रही है, अभी नेटवर्क सर इशू के दोबारा। कारण कट रहा है। हाँ हाँ। नेटवर्क इशू के कारण कट रहा है, लेकिन मेरी आवाज ना बीच में मुझे थोड़ी चॉकिंग सी फील होती थी, कि ये चॉक कर, म- मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, इस तरीके की फील होती थी मेरे को। कि मैं पेशेंट को जब समझा रहा हूँ कि हाँ पेशेंट को, कि आपको दर्द है तो आपको ये चीजें नहीं करनी चाहिए, इस ट्रीटमेंट को घर में बैठ के आप ऐसे अपने वे में एक्सरसाइज कर सकते हो। कुछ नी के फिजिकल ट्रीटमेंट पेशेंट को सिखाता हूँ, तो ऐसे बताता हूँ कि ये करना है। उसमें मेरी आवाज टूटती थी, मैं सही से बोल नहीं पाता था। मुझे फील हुआ तो मैंने ऐसे ही हंसी मजाक में करा दिया। मैं सोचा कि हो सकता है ठंड का मौसम है, गला खसखसा रहा होगा, नहीं बोल पाता हूँ। चेक कराया तो मालूम चला क्या, कि ऐसा ऐसा है। तो मैंने इसी से ठीक कर दिया, हफ्ते दिन में ठीक हो गया। हफ्ते दिन में ये प्रॉब्लम ही गायब हो गई थी, मैंने बोला चलो ठीक हो गया, फिर दोबारा चेक भी नहीं किया। तो छोटी सी प्रॉब्लम इतनी सी में ठीक हो गई, तब ये वोकल कॉर्ड की इश्यू आ रही थी। तो ये वोकल कॉर्ड की इश्यू का क्या मतलब बनता है। सुनीता जी बैठे बैठे कैमरा ऑन करके मीटिंग में सो गई हैं। तो इसकी लॉजिक बताएंगे, ये लॉजिक जो मैंने निकाला है ना, ये लॉजिक वहां से निकला है जहाँ पे एंजाइना ट्रीटमेंट है, आप देख लो। जी हाँ। एंजाइना अच्छा ट्रीटमेंट का अच्छा। ये छोटा सा पार्ट है, वहां से निकल जाएगा। सर ये लिवर में अपर पॉइंट और मिडिल पॉइंट देने का थोड़ा बता दो, यही बता दो। नहीं नहीं, नफा पे डिकोड करेंगे, अपर पॉइंट, मिडिल पॉइंट, एसिड, अल्कलाइन और न्यूट्रल, ये है। उसकी भी लॉजिक यहाँ पे है। चलो बताएंगे सर नफा बताएंगे में। सारी चीजें। सारी चीजें अगर हम अभी हम खोल दे, मैक्सिमम मैंने 4-5 जगह पे ना आपको नफा के प्रोग्राम से रिलेटेड सारी चीजें ओपन भी किया है। हिडन मैं नहीं रखता, मुझे देना है मैं दूंगा, ओपन दे दूंगा। मेरे पास ए से लेके जेड तक है। आपको अगर ए से लेके जेड तक लेना है तो आप ले सकते हो। अगर आपका मन है कि हम I4 आइसक्रीम और W4 से वॉच लेके निकल जाए, तो आप आई और डब्ल्यू पे रह जाएंगे। हमारा कॉन्सेप्ट है देने का, कि हम देना चाहें, इसलिए हमने ये चीज पहले बोला ना। हमने टारगेट रखा है कि हम 6 महीने में इसको लॉजिकली खोल पाएंगे पूरा। लेकिन अगर ये नहीं हुआ तो विश्व प्रकाश सर ने भी बोल दिया, 8 महीने, 9 महीने, साल भर की जाएंगे, ओके, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप कंटिन्यू रहेंगे ना, तो इस बात का तो प्रमाण दे सकता हूँ कि इसको करने के बाद ना आपको इधर उधर भटक कर ये कोर्स तो कभी वो डिकोड, ऐसा कोर्स वैसा कोर्स नहीं करना पड़ेगा। इसलिए आपके कांटेक्ट में जो लोग हैं, अगर उनको भी अगर आपको ज्वाइन कराना है, तो उनको तभी आप ये मैसेज दे सकते हैं। इसी प्रकार सर ने भी सामने से बोल दिया, तो ये चीजें मिलेंगी। और रही बात, वंदना जी ने बोला ना कि मेरे को बहुत ज्यादा अनुभव नहीं है, तो अनुभव सिर्फ और सिर्फ तब आता है जब आप उसमें डेडिकेशन देना शुरू करते हैं। तो थोड़ा सा डेडिकेशन बनाने के लिए ही मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि सीखना है, सीखना है। तो इस चीज को लिखिए, और अपने नोट्स जो आप बनाते हैं ना शेयर कीजिए। क्योंकि आज मैंने ना क्लास स्टार्ट करने से पहले 2 लोगों की नोट्स को नोटिस किया, उसमें कुछ कुछ चीजें मुझे क्लू दिखी, तो मैंने उनको बताया कि आपके ये क्लू यहाँ पे बिल्कुल सही है। जी हाँ। आपने जो इंटेस्टाइन ड्रॉ किया था, जी हाँ। तो इंटेस्टाइन ड्रॉ करने के बाद आपको क्या लगा, कि ये इंटेस्टाइन की पिक्चर जब आप ड्रॉ कर रहे थे, तो आपको माइंड में वो फिट बैठा कि मैंने ये पिक्चर ड्रॉ की थी, इस लॉजिक में मैंने वो चीजें बताई थी, आपको लगा, याद रहा। बिल्कुल बिल्कुल लगा। और वो चीजें आप कब भूलेंगे, आप ये बताओ। नहीं नहीं, वो पिक्चर से ही ज्यादातर याद पिक्चर से ही होता है कभी भी। कोई चीज मेमोरी जो होती है ना, पिक्चर तो बहुत जरूरी है बनाना। मेमोरी या जो होती कहानी, है ना, कहानी वो है फोटोग्राफिक पिक्चर मेमोरी बनाना है। होती है।
मेमोरी जो होती है ना वो फोटोग्राफिक मेमोरी होती है। तो आप अपनी अच्छा अच्छा। फोटोग्राफिक मेमोरी को जब तक यूज नहीं करेंगे ना तब तक समझ में नहीं आएगा। चलो ओके, कोई बात नहीं। राइट। अब यहाँ पे मैं क्लास की रिकॉर्डिंग को स्टॉप करता हूँ।